Assalamualaikum, good morning everybody. Hopefully it's a better morning than yesterday. आपको पता ही है कल क्या हुआ था, कल पूरा दिन। इसके अलावा एक्चुअली बात क्या होनी थी, सोच भी कहीं और नहीं जा रही थी। इंतज़ामी नाअहली और गफलत 14 नौमौलूद बच्चों की जान ले गई। ये कल हुआ है इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में, उसके गायनी वार्ड में। लेकिन आई डोंट थिंक कि ये ऐसी न्यूज़ बनी है कि लिटरली ये पूरी ग्लोबल न्यूज़ बनी है। इट इज़ बीइंग रिपोर्टेड ग्लोबली। हाँ, अराउंड दुनिया के इदारे इसको रिपोर्ट कर रहे हैं, इंटरव्यूज चलाए जा रहे हैं, विजुअल्स दिखाए जा रहे हैं। आग के भड़कने वाले शोलों ने वालिदैन से उनके जिगर के कोशिश छीन लिए और इस वाक़े ने सरकारी अस्पतालों में हिफाजती इंतजामात के हुकूमती दावों का भी पोल खोला और मतलब आया कर दिया सब कुछ। अब हम तो यही कह रहे हैं कि खुदा के लिए हुक्काम ज़रा आंखें खोलें और बाकी सरकारी अस्पतालों के हालात का भी जायज़ा लिया जाए। ये वही पिम्स अस्पताल है जिसके बारे में अभी 2-4 दिन पहले ही कसीदे पढ़े जा रहे थे और तमाम हुकूमती लोग यकजुबान होकर दावे कर रहे थे कि यहाँ सेहत की बेहतरीन स्टेट ऑफ द आर्ट सहूलियात मौजूद हैं, हर तरह के इंतजामात हैं। और कहना है जैसे अब्दुल्ला स्टेट ऑफ द आर्ट हो भी, हम नहीं, वी कैन नॉट टेक इट अवे। उन्होंने अपने आप को बड़ा अपग्रेडेड रखा होगा, लेकिन जो निज़ाम काम नहीं कर रहा, जैसे ये जो चीज़ें होती हैं जिनको इतनी अटेंशन नहीं दी जाती, AC कंडीशनर्स, मतलब 80 की दहाई का बना हुआ अस्पताल, कितना बाथरूम, सरकारी अस्पताल मतलब ये सारी चीज़ें दे मैटर। आप ला के एक नई मशीन रख देंगे एंड इट विल बी वेरी गुड, बड़ा फ़ायदा होगा लोगों का, लेकिन बाकी आप स्ट्रक्चर देखें कि क्या है। मैं कहता हूँ आप सब छोड़ दें। ये जो जितने भी जिम्मेदार लोग हैं इन्हें कहें कि सरकारी अस्पताल का बाथरूम एक दफा इस्तेमाल करके देख लें, या करेंगे? नहीं करेंगे, करीब से नहीं गुजरेंगे, ये करीब से नहीं गुजरेंगे। कोई भी ब्यूरोक्रेट, कोई सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, कोई डॉक्टर नहीं घुसेगा उसमें। अच्छा, वाकये के बाद हम जरा कल वापस चले जाते हैं। वाकये के वक्त वार्ड में 15 नौमौलूद बच्चे मौजूद थे, जिनमें से सिर्फ एक को जिंदा बचाया जा सका और हंगामी इनखला के रास्ते भी बंद थे। ये तो हमारे यहाँ पता नहीं क्या ये ट्रेंड है ताले लगाने का। मरने वाले तमाम बच्चों की लाशें वुरसा के हवाले कर दी गई हैं और बाज़ वुरसा ने एहतजाज किया है, बच्चों की शनाख्त के लिए DNA टेस्ट का मुतालबा भी किया है। लवाहिकीन का कहना है कि शनाख्त किए बगैर ही मैयतें जो हैं वो हवाले कर दी गई हैं। पता नहीं किस तरह रैंडम उन्होंने उठा के दे दी होंगी या फिर कुछ रिकग्नाइजेबल होंगी। कुछ बच्चे नहीं झुलसे थे, वो ऑक्सीजन के पाइप के थ्रू जो धुआं गया था दम घुटने से। सो कुछ जले थे, कुछ नहीं जले थे। सदमे से निढाल माँ बाप ज़ाहिर है अपने बच्चों को पुकारते रहे। आप सोचिए इसमें से एक जोड़ा ऐसा भी था जिसके 14 साल बाद औलाद हुई थी। किसी मतलब अपने बच्चों को पुकारते रहे, दुआएं देते रहे, मगर नर्सरी में ना गायनी डॉक्टर थे, ना कोई दूसरा अमला था, ना आया थी, ना नर्स थी। मुतासरा ख़ानदानों ने क्या कहा ये भी सुन लीजिए। एक वो कहानी है जो हुकूमती लोग बयान कर रहे हैं, अस्पताल इंतज़ामिया कह रही है। बाकी ये लवाहिकीन जिन्होंने अभी अपने बच्चों की लाशें उठाई हैं, जिन पे ये गुजरी है, वो तमाम गलत बयानी करेंगे। कुछ खुदा का खौफ हमें भी होना चाहिए ये बातें सोचने से पहले। सुनिए क्या कह रहे हैं लोग। सर, आज मैं सामने वार्ड में थी तो जो अंदर से फीमेल आ रही थी ना, तो वो कहती है मर्द को बुलाएं, मर्द को बुलाएं। मैंने कहा क्या हुआ है? कहते मर्द। मैं अंदर से वार्ड से मर्द को बुलाया। मैं फिर पूछा, मैंने कहा क्या हुआ है? कहती आग लग गई है। मैं फिर अंदर भाग गई। मैंने कहा मेरी बच्ची भी अंदर है, मैं उसकी खाला हूँ। फिर मैंने अपनी बच्ची को उठाया है। मैंने उठा के ना, तो मैं आग मेरे थोड़े से बालों पे लगी है और मेरे पीछे कंधे पे थोड़ी सी लगी है। तो मैं अपनी बच्ची को उठा के लेके भाग गई। मेरे साथ एक डॉक्टर भी था, डॉक्टर अंदर से निकल कर अपना सर बचा के भाग गया। एक ही मेल डॉक्टर था या फीमेल डॉक्टर? मेल डॉक्टर था। और नर्स या कोई और? सब चले गए, सब बाहर भाग गए। हाँ, सब बाहर। वहाँ से आपने अपनी बच्ची उठाई? और हाँ, मैं अपनी बच्ची उठा के मैं भी भाग गया। अल्लाह पाक ने तो सबसे पहले औलाद दी है 4 साल बाद। आज बेटा था हुआ, कल शाम को दाखिल हुए थे। ये टेस्ट करवाओ, वाइट सेल लाओ, रेड सेल लाओ, सारा अरेंज किया, ठीक हो गया। अरेंज करने के बाद बेटा हुआ 4 बजे। इन्होंने बोला नर्सरी में डालो। नर्सरी में बेटे को डाला। डालने के बाद 5:30 पौने 6 बजे नर्सरी में आग लग जाती है। जब आग लगती है तो इंतजामिया का कोई बंदा आगे नहीं आता, इंतजामिया का बंदा नजर नहीं आता। नर्सरी के बाहर इतने इतने ताले उन्होंने लगाए हुए हैं अंदर की तरफ। अब उनको तोड़ने के लिए कोई बंदा ही नहीं था। अच्छा। क्योंकि मौजूद मेरा अंदर बेटा था, अल्लाह पाक ने औलाद दी थी, जबरदस्ती तोड़ा उसको, अंदर घुसा, आग ने उठा के बाहर फेंका। अब अल्लाह आलम ये शॉर्ट सर्किट हुआ है या AC से फटा है,
ये इनकी नालायकी है ना। अभी जो डेड बॉडी है वो आपको मिली है? नहीं दे रहे, दिखा ही नहीं रहे, दिखा भी नहीं रहे। मैं अपने हाथों से सड़े बच्चे बाहर निकाल के लेके आया हूँ इन हाथों से। कितने बच्चे आपने निकाले? 4-5 बच्चे मैंने अपने हाथों से निकाले। जिंदा थे या जाँ बाज थे? जल चुके थे, अब नहीं पता जिंदा थे। अभी वो दिखा ही नहीं रहे हैं, बात ही नहीं कर रहे हैं, कोई जिक्र ही नहीं कर रहा। मेरी औलाद हुई है, उसका जिक्र ही कोई नहीं कर रहा। बच्चा डीएनए की रिपोर्ट के साथ चाहिए, हमें यकीन होना चाहिए कि हमारा बच्चा जल के मरा है। किसी वालिदैन को इन्होंने बच्चों की डेड बॉडी नहीं दे रहे। अभी डॉक्टर ने कहा कि डब्बे में बच्चे लेके गए और उस एसएचओ नदीम ने बोला है हम में से किसी ने बच्चे के टुकड़े भी नहीं देखे। हम लोग किसी बात पे यकीन नहीं करते। हमने ना बच्चे की डेड बॉडी देखी है, ना बच्चों के टुकड़े देखे, ना कुछ सूरत हाल का पता है कि बच्चे किधर गए। नर्सरी का, उस नर्सरी का एक बच्चा भी नहीं आया सामने। सारा का सारा स्टाफ एक साथ, पूरा कॉरिडोर, इवन नर्सिंग स्टेशन में भी नर्स भी कोई नहीं थी। सारा का सारा हमला वार्ड है, एक गायनी की डॉक्टर नहीं थी, एक नर्स नहीं था, एक एनआईसीयू का डॉक्टर नहीं था, कोई आया नहीं थी। 2 आदमी जो अपने अपने बच्चों के लिए भाग रहे थे या हम लोग जो भाग रहे थे, उसके अलावा एक बंदा वहाँ नहीं था। एक साथ कैसे गए? घंटे बाद ये डॉक्टर रिमशा और 2 डॉक्टर एनआईसीयू के, तीनों डॉक्टर ये लोग नीचे से भागते हुए आ रहे थे। ये जवाब दे कि ये एनआईसीयू लॉक करके क्यों गए? मैं एनआईसीयू में खुद भाग के गई हूँ। एनआईसीयू हमने कहा हम अपना बच्चा जलता जैसा भी हो निकाले, लॉक था, क्यों लॉक था? मुझे इस बात का जवाब दे। सारा स्टाफ एक साथ क्यों गया? ये इन लोगों ने जानबूझ के किया, या बच्चे गायब किए हैं या जलाए हैं, ये जानबूझ के किए हैं। दरवाजे क्यों लॉक हुए? डॉक्टर किधर थे? एक डॉक्टर का एक बाल नहीं जला, सिर्फ बच्चे जलने थे। मैं नहीं मानती। डॉक्टरों के गायब होने पर ही आग क्यों लगती है? और डॉक्टरों को किसी एक डॉक्टर पूरा हमला पूरे हॉस्पिटल को उठा के लाओ, एक डॉक्टर, एक नर्स, एक स्टाफ, एक इनके ये बेड वाले, किसी एक को एक खरोच भी आई है। बच्चे जल गए। आपका अपना बच्चा? मेरा बेटा 3 दिन से था। कैसे कह सकते हैं कि जल गए बच्चे? एक बंदा और नहीं जला, एक कुछ नहीं जला। एक आदमी इनका कहता है कि हम लोग बड़े लोगों को बचा रहे थे। क्यों? बड़े लोग पाँव से चल नहीं सकते थे, तुम लोग उनको बचा रहे थे। तुम लोग बच्चे छोड़ के बच्चों को लॉक लगा के कहाँ दफा हुए थे? उसके 2 घंटे बाद यहाँ पे रेस्क्यू आई है, 4 घंटे बाद पुलिस आई है। इनमें से किसी एक का बच्चा चला होता, मैं देखती कि ये कैसे बैठे हैं। पैसे ना दो तो यहाँ पे ये लोग काम नहीं करते। यहाँ पे डॉक्टर सुनते नहीं है। मुझे मेरा बच्चा दो, मैं यहाँ से उठूंगा, नहीं उठूंगी, यहाँ से ही बैठी रहूंगी। मतलब किसी का कलेजा ना फटे अगर, तो फिर बेहिसी होगा कोई इंसान। और ये औरत 3 दिन पहले बच्चा डिलीवर करके यहाँ फुटपाथ पे बैठी हुई है। आप सोचिए सर्कमस्टांसेस, ख़वातीन बिस्तर से नहीं हिल सकती, एंड सर्कमस्टांसेस ये हैं कि ये औरत यहाँ ज़मीन पे फुटपाथ पे बैठे हुए अपने बच्चे की दुहाई दे रही है क्योंकि पिम्स वो ताले लगा दिए। वो आदमी इससे पहले जो कह रहा था, कह रहा ताले तोड़ के। एंड लेट अस रिमाइंड यू, पिम्स वो अस्पताल है जहां दूर दराज से लोग आते थे। मतलब दिस इज द मेजर एक अस्पताल जिसको कहा जा सकता है। इर्द गिर्द की सारी डिस्ट्रिक्ट, सारे टाउन, सारे शहर के लोगों का सारा जो प्रेशर आप समझ लें वो इसी एक अस्पताल पे आता था। और ये यकीनन बाहर से ट्रैवल करके आए होंगे। अच्छा, इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड यानी जो इंटेंसिव केयर यूनिट होता है उसके दरवाजे पर ताले लगे थे। ये तालों वाला सिस्टम भी हमने पता करना है कि क्या है। धुओं की शिद्दत से वार्ड के फर्श समेत हर शय जो थी वो स्याह हो गई और आग ने सब कुछ जलाकर खाक कर दिया। पिम्स इंतजामिया की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक NICU में इंक्यूबेटर के साथ ऑक्सीजन की मिकदार बताने वाला जो नेबुलाइजर होता है वो फटा और ऑक्सीजन ने आग पकड़ ली और धुआं पाइप के जरिए बच्चों की सांस में चला गया। ऑक्सीजन बंद होने और झुलसने से बच्चों की जिंदगियां चली गई। सो दैट इज़ हाउ 14 बेबीज डाइड। तो बेसिकली इनहेलेशन की वजह से भी और जलने की वजह से भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स के मुताबिक वार्ड में अमला मौजूद था। माजी में बच्चों की चोरी के वाकयात की वजह से दाखिला महदूद किया गया था और हुकूमत ने सेक्रेटरी सेहत को ओहदे से हटा दिया। ये भी बड़ा अजीब एक वैसे क्वेश्चनेबल है क्योंकि इंक्वायरी तो अभी हुई नहीं तो आपने कैसे हटा दिया। बट एनीवे, वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि वाक़े के तहकीकात के लिए वज़ीर आज़म ने इंक्वायरी टीम तश्कील दी है और इब्तदाई रिपोर्ट वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला को भेजी गई है। अगर बार बार शॉर्ट सर्किट सुनाते हैं आपको, लेकिन अगर बार बार शॉर्ट सर्किट होते हैं, वायरिंग किसी चीज़ की ख़राब हो जाती है, दहाइयों पुरानी बिल्डिंग है, तो ये तो घरों का भी निज़ाम होता है कि आप उसको चेंज करते हैं। The whole thing is changed। घरों में भी अगर हो, सुने
इस वाक़े पर एक हाई पावर इन्वेस्टिगेशन के लिए इंक्वायरी टीम जो है वो वजीर आजम ने बना दी है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन के फौरन बाद तमाम शवाहिद जिनसे के आने वाले वक्त में वो इंक्वायरी टीम इंक्वायरी करके नतीजे पे पहुंचेगी और जजा और सजा का अमल शुरू होगा और उसके साथ साथ मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात से बचने के लिए जो प्लान में तब्दीलियां हैं वो करने के लिए तमाम शवाहिद वो CCTV फुटेज से लेकर वहां जलने वाले इक्विपमेंट और उसके इर्द गिर्द जितने शवाहिद थे, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं कि इमरजेंसी के दरवाजे क्यों बंद थे, कितने डॉक्टर्स उस वक्त मौजूद थे, कितनी नर्सेज कितने डॉक्टर्स ने फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड किया और बच्चों को रेस्क्यू किया, इन तमाम सवालात का जवाब वो उसमें आएगा। और बाकी जो जितनी भी चीजें हैं वो इस इंक्वायरी यकीनन वजीर आजम को जब बाकी डिटेल इंक्वायरी रिपोर्ट पहुंचेगी तो इस पे एक्शन होगा। अच्छा जी, तो एक्शन होगा जब सारी डिटेल्स आ जाएंगी। फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट की रिपोर्ट बता रही है कि अस्पताल में आग बुझाने के इंतजाम भी मुनासिब नहीं थे। CDA के फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट ने अपनी रिपोर्ट में आग बुझाने के ऑपरेशन में रुकावटों की निशानदही की। कहा गया कि पिम्स में आग से बचाव के इंतजामात मयार के मुकर्ररा तकाज़ों के मुताबिक नहीं थे। हंगामी अखराज के रास्ते बाहर से मुस्तकिल तौर पर बंद थे। रास्तों में रुकावटें मौजूद थीं। पिम्स के सिक्योरिटी अमले ने फायर ब्रिगेड के अमले की इब्तदाई कार्रवाई में रुकावट पैदा की। वाक़े की जगह पर हुजूम को मौसर तरीके से संभालने के इंतजाम नाकाफ़ी पाए गए। फायर ब्रिगेड की पहली गाड़ी 6 मिनट में पिम्स अस्पताल पहुंच गई। इससे पहले रेस्क्यू ज़राए ने बताया कि पिम्स अस्पताल में फायर पॉइंट पर पानी नहीं था। इस वाक़े के बाद वफाकी वजारत सेहत की कारकर्दगी पर संगीन सवालात उठे हैं। लोग सवाल कर रहे हैं कि वजारत सेहत अगर इस्लामाबाद के 2 अस्पतालों को मैनेज नहीं कर सकती तो बाकी शोबों की कारकर्दगी क्या होगी। पीपल्स पार्टी समेत दीगर जमातें वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर रही हैं। हम इस पे सियासत नहीं चले आए हैं, लेकिन पब्लिक अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। लोग हमारी तरफ देख रहे हैं। फायर इक्विपमेंट को आने का, इंजन को आने को जगह नहीं थी, गेट नहीं खोला जा रहा था। अभी तक कोई सवाल का जवाब नहीं दे रहा है जी कि इमरजेंसी गेट क्यों बंद था। ऊपर हम गए हैं, आप अगर जाएं ऊपर तो देखें किस तरह खिड़कियां तोड़ के लोग निकले हैं। स्टेप डाउन खुद ही करना चाहिए ना वजीर को, जो जिम्मेदार है, जो इतनी बड़ी वजारत आप लेके बैठे हैं, तो बजाय इसके कि आप सवाल पूछें कि दूसरे सूबे में क्या हो रहा है, आप अपना अस्पताल संभालें। अच्छा, मुस्तफ़ा कमाल साहब जो हैं वो भी गए और उन्होंने भी फाइनली जब वो इस्लामाबाद पहुंच गए तो वो पिम्स गए हैं, वहाँ उन्होंने रिपोर्टर्स वगैरह से बात भी की। और फिर एक और बात भी सामने आई अब्दुल्ला, कल जो हम जिक्र कर रहे थे ना, कि छत पे कोई स्प्रिंकलर्स वगैरह होते हैं, ये तो बड़ी आम सी चीज़ें हो गई हैं। ये बिल्डिंग इतनी पुरानी है पिम्स की कि वो स्प्रिंकलर्स भी नहीं लगे हुए। आप अंदाजा करें शाहजेब के शो में कि जी लग नहीं सकते। हाँ, वो लग नहीं सकते। किसी एक्सपर्ट से इन्होंने मालूम किया, बिकॉज़ आई हैव सीन बिल्डिंग्स जो कि एक सदी पुरानी है दुनिया में, जहां ये बाद में स्प्रिंकलर्स इंस्टॉल किए गए। मेरा ख्याल है कि ये मुस्तफ़ा कमाल साहब बहुत ही इल इन्फॉर्म्ड हैं। दुनिया बहुत आगे जा चुकी है। ऐसी चीजें रिफर्बिश हो जाती हैं, 100 साल पुराने किले रिफर्बिश हो जाते हैं और उनके अंदर स्प्रिंकलर्स और ऐसी चीजें होती हैं। तो ये बात जो थी वो थोड़ी सी इनकी अजीब थी। जी, आरफा फिरोज़ है हमारे साथ, हमें कल से रिपोर्ट कर रहे हैं, और दुआ मिर्ज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। हम दुआ आपके पास पहले आते हैं, बताइएगा कल से अब तक होने वाली कार्रवाइयाँ बता दीजिए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। CDA की एक रिपोर्ट है जिसको वो कह रहे हैं कि जी अच्छा ये तो हुआ है, लेकिन साथ आप रिपोर्ट कर रही थी कि सालों से CDA खतूत भी लिख रहा है लेकिन उनके अपने अस्पतालों के इंतजाम भी कोई खातिर खा नहीं है। जी बिल्कुल अब्दुल्ला, ऐसा ही है। सबसे पहले तो लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट ये है कि CDA DC ने जो कमेटी बनाई थी और जो इंटरनल पिम्स में भी कमेटी बनाई गई थी, इंक्वायरी कमेटी, उसको तहलील कर दिया गया है। और अब जो एक ही कमेटी है वज़ीर आज़म ने जो बनाई है, जिसकी सरबराही शाहिद खान कर रहे हैं, वही इंक्वायरी रिपोर्ट पेश करेगी। और कल रात को DC इस्लामाबाद और शाहिद खान और SP सिटी भी यहाँ पर आए थे। उन्होंने जाए वक़ुआ का दौरा किया था और उन्होंने सारी ब्रीफिंग भी ली थी। इसके अलावा जो इस्लामाबाद के दीगर हस्पताल है, यानी CDA का अपना हस्पताल जो है, उसके इंतजामात इंतहाई नाक़िस हैं। 7 मरतबा कैपिटल एमरजेंसी सर्विसेज उनको लिख चुका है कि इसमें फायर सेफ्टी मैकेनिज्म मौजूद नहीं है, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया गया। और जैसे ही कल ये वाक़या हुआ तो उन्होंने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नईम ताज ने रात को ही मीटिंग बुलाई और फिर अब उन्होंने सोचना शुरू किया है कि इसको कैसे बेहतर किया जाए। इसके अलावा कल हमने ये भी रिपोर्ट किया था कि 6 जुलाई को पिम्स में एक आग लगी थी नर्सिंग हॉस्टल में, जिसमें जानी नुकसान नहीं हुआ था। अलबत्ता
था, 3 सोफे जलकर खाकस्तर हुए थे और फिर भी यहाँ पर फायर सिस्टम देखा नहीं गया, उसको इवेलुएट नहीं किया गया, किसी किस्म की कोई ड्रिल नहीं की गई। और अभी जो आप लोग डिस्कशन कर रहे थे उसमें अभी तक ये कन्फ्यूजन है कि दरवाजे लॉक थे या नहीं थे, तो उसमें अब बड़ी आसानी हो जाती है, डिजिटल एविडेंसेस मौजूद होते हैं तो झूठ और सच बिल्कुल सामने आ जाता है। आप ये देखिए कि अगर दरवाजे लॉक ना होते तो खिड़की को क्यों तोड़ा जाता। 3-3 घंटों के 4 दिन के बच्चे, 5 दिन के बच्चे खिड़की से उतारे गए सीढ़ी से, और वो इतने मासूम बच्चों को 3 लोगों ने अभी हम एनी शाहिदीन का इंटरव्यू चला रहे थे, एक बाप जिसका बेटा पैदा हुआ था 4 साल बाद, वो कह रहा था कि मैंने वो ताला लगा हुआ था, दरवाजा तोड़ा, फिर आग ने मुझे बाहर फेंक दिया। जाहिर है ताला तोड़ने में काफी वक्त सर्फ हो जाता है। ये किस तरह के दरवाजे थे? लेकिन साथ ही कुछ एक आध अगर डॉक्टर था, एक खातून का इंटरव्यू, हम जरा इंटरव्यूज को जोड़ के जरा आपसे सवाल पूछ रहे हैं। एक डॉक्टर अंदर था जो अपने सर पे अपना ओवरकोट डाल के और वहां से रवाना हो गया। क्या कुछ और दरवाजे थे जिन पे ताले लगे हुए थे? बाकी दरवाजे ऐसे थे जो अंदर से खुल सकते थे, बाहर से नहीं खुल सकते थे? व्हाट वाज गोइंग ऑन? ये क्या एंट्री एग्जिट पॉइंट्स थे जिसकी एक्सेस नहीं थी किसी को भी? अच्छा, ये जो इमरजेंसी एग्जिट्स है ना, इसमें ये जो इनखला के रास्ते होते हैं, इन पर लाजिम होता है कि हमेशा खुले रहें और इसको मॉनिटर भी किया जाए, ड्रिल्स की जाएं, ताकि वो सिक्योरिटी माइंडसेट डेवलप हो सके कि अगर कोई भी अनटोल्ड सिचुएशन होती है तो उस वक्त कैसे रिएक्ट करना है। एक तो कभी ड्रिल ही नहीं हुई, इसलिए किसी को पता ही नहीं था SOPs क्या होंगी, कैसे वहाँ से इवैक्यूएट करना है। दूसरे, दरवाजे बंद रखने की तोजीह हस्पताल ये पेश कर रही है, और मुस्तफ़ा कमाल साहब ने भी इस पर तस्दीक की कि माजी में चूँकि बच्चे चोरी होते थे इसलिए दरवाजे हमने बंद रखे हुए थे, बल्कि बाद में उन्होंने ये भी कहा कि दरवाज़ा खुला था और 24 घंटे एक सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर मौजूद होता था। लेकिन रेस्क्यू ज़राए ने ये कंफर्म किया है कि दरवाजे सिर्फ लॉक ही नहीं थे, बल्कि वहाँ पर इतना सामान पड़ा हुआ था कि अगर ताला की चाबी लेकर खोल भी लिया जाता तो उसको सामान हटाने में अच्छा खासा वक्त लगता। तो और जो दूसरी बात डॉक्टर्स के हवाले से की जा रही है कि वहाँ पर स्टाफ मौजूद था, लवाहिकीन बार बार चीख कर कह रहे हैं कि वहाँ पर कोई स्टाफ मौजूद नहीं था। इवन जो NICU का दरवाज़ा है उसको बंद करके ताला भी लगाया गया था ताकि बच्चे चोरी ना हो जाए, और अगर वहाँ पर स्टाफ मौजूद था जैसे अच्छा, ये भी बड़ी एक अफसोसनाक बात है कि एक चीज को बचाने के लिए कि ताकि बच्चे चोरी ना हो तो इतना बड़ा हादसा हो गया, बिकॉज उसका भी मैकेनिज्म, आई एम सॉरी बट ये बहुत ही एड हॉक बेसिस पे बड़े बड़े ताले लगा के चाबी कर दो, वरना हर चीज आजकल डिजिटल हो चुकी है, कार्ड पे दरवाजे खुल जाते हैं। मतलब दुनिया में इतने अस्पताल हैं, कोई पहला तो ये नहीं है। अरफा ये बताइएगा, 14 बच्चों की जो लाशें थी, जो बॉडीज थी, वो कल ही सिस्टम एक स्टार्ट हो गया था जहां वापस करना, फैमिलीज को, लवाहिकीन को देना शुरू कर दिया था, वो कंप्लीट हो गया मरहला, या फिर अभी कुछ बॉडीज DNA के लिए भी गई हैं? देखिए, जो तमाम बॉडीज़ निकाली गई थी उन सबको पहले तो मोर्चरी जो है वो पहुंचाया गया था, और वहाँ तमाम जो लवाहिकीन थे, जो पेरेंट्स थे, उनको चिट एक दी गई थी, एक रसीद दी गई थी और कहा गया था कि आप लोग वहाँ आएँ। वहाँ ये तमाम वालिदैन पहुँचे और वहाँ फिर एक एक करके उन वालिदैन को अंदर बुलाया गया था, उनसे शनाख्त जो है वो करवाई गई। ये काफ़ी लंबा प्रोसेस था, तकरीबन ये 3 से 4 घंटे प्रोसेस रहा था, और उसके बाद जो एक एक करके जितने भी लवाहिकीन थे वो बॉडीज़ जो है वो अपने बच्चों की लेकर जाते रहे थे, और ये कल पूरा प्रोसेस जो कंप्लीट हो गया था। जितने भी बच्चे थे जिनकी बॉडीज मोर्चरी में लेकर गई थी, उन तमाम को जो हैंड ओवर कर दिया गया था। तो यानी DNA की जरूरत नहीं पड़ी ना फिर, क्योंकि कल तक यही बात हो रही थी। चंद का आज है जी, बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, सब ने कहीं ना कहीं जो है शनाख्त कर लिया गया था। लेकिन ये काफ़ी मुश्किल ये मरहला था, क्योंकि देखें, या तो हम ज्वेलरी से शनाख्त करते हैं या कुछ ऐसा कपड़ा पहना हो मुनफरिद, उससे जो शनाख्त किया जाता है। ये तमाम बच्चे जो है वो एक ही तरह के इनको कपड़े पहनाए गए थे और एक ही तरह की ये सूरत हाल में थे, उसमें काफ़ी मुश्किल था ये प्रोसेस। इसी वजह से ये काफ़ी लंबा भी गया था, तकरीबन 3 से 4 घंटे। अच्छा, दूसरी बात आप कर रहे हैं कि यहाँ दरवाजे जो है वो लॉक होने के हवाले से बातचीत हो रही है कि अभी ये पता चलेगा कि लॉक होते हैं या इनको नहीं किया जाता। देखिए, कल मैं तीसरी मंजिल पर गया था बैक साइड से इसी वार्ड के, और वहाँ जो दरवाज़ा था बाहर से वो लॉक किया गया था, और वो लॉक जो वो अंदर से किया गया था वो तब भी जो वो लॉक था, और जो इवन के जो मेंबर्स थे, फैमिली मेंबर्स जिनके मरीज अंदर थे, वो बाहर खड़े हुए थे, उनको अंदर जाने भी जो वो नहीं दिया जा रहा था। वो खटका भी रहे थे कि हमें जो वो अंदर जाने दे, क्योंकि उनका तो इससे ताल्लुक नहीं था। लेकिन ये जो दरवाजे हैं वो अंदर से लॉक होते हैं, और ये जो शीशा है इन दरवाज़ों का, ये है भी काफ़ी मोटा, ये कोई आम थोड़े से जो है वो टूटने वाले भी नहीं, ये काफ़ी मतलब इसके स्पेशल थोड़ा हैमर होता है, उससे ये जो तोड़ा जाता है, और इसी वजह से जो ताखीर हुई है ये इसी वजह से ये तमाम जो सूरत हाल बनाई गई उसी वजह से। मुझे सिर्फ ये बताइएगा अरफा कि NICU में CCTV फुटेज की बहुत बात की जा रही है। NICU में जिस वक्त ये आग लगी
कोई स्टाफ मेंबर था नहीं था, और स्टाफ मेंबर अगर था तो वो फौरन बाहर आया और वो दरवाजा ऐसा था। जाहिर है हम इमरजेंसी एग्जिट्स की अभी बात नहीं कर रहे जिन पे ताले लगे हुए थे, हम NICU के दरवाजे की बात कर रहे हैं। क्या वो ऐसा दरवाजा है जो एक दफा बंद हो जाए तो अंदर से ही खुल सकता है, बाहर से नहीं खुल सकता? क्योंकि जब स्टाफ मेंबर वहां से निकला किसी की मदद लेने के लिए और लोगों ने अपने बच्चे निकालने की कोशिश की, दे कुड नॉट ओपन द डोर, बाहर से फिर वो दोबारा खुल नहीं रहा था। देखिए, ये जो वार्ड होती है, स्पेशल वार्ड, इसमें जो फैमिली मेंबर्स भी होते हैं या वालिदैन भी होते हैं, उनका अंदर जाना जो है वो मना होता है। वी अंडरस्टैंड, यूजुअली पिन कोड्स होते हैं या फिर थंब इंप्रेशन होते हैं, वी अंडरस्टैंड इट। सो अंदर से ही कोई खोल सकता है, अंदर कोई नहीं होगा तो किसी ने नहीं ना खोला, या फिर अंदर कोई था, जैसे आग लगी वो बाहर गया और उसके बाद वो नहीं आया या उसको डिले हुई और लोगों ने बच्चे निकालने की कोशिश की, दे कुड नॉट डू इट। प्लीज कैन यू हेल्प अस एक्सप्लेन दैट? थंब इंप्रेशन या जो नंबर्स होते हैं, कोड्स होते हैं, ये तो बहुत ही आगे की टेक्नोलॉजी है ना। ये पिम्स अस्पताल है, सरकारी है, यहाँ सारी चीज़ें चाबियों से चलती हैं, तो ये चाबियों से जो वो खुलने वाले दरवाजे थे। अच्छा, दूसरी बात जो है ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट, लवाहिकीन को तो बात अलग है, लेकिन जो उस वार्ड के साथ भी कुछ ऐसे थे मरीज जो उस टाइम जो है मौजूद थे वार्ड में, उनके भी फैमिली मेम्बर से हमारी बात हुई और उन्होंने बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात की। उन्होंने कहा कि जब ये वाकया पेश आया तो हमारे जो वहाँ मरीज थे उनका ऑपरेशन हुआ था, वो भी उसी साथ वाली वार्ड में थे। वहां ना तो हमें कोई व्हीलचेयर दी गई थी, ना तो हमें कोई जो है उसमें स्ट्रेचर दिया गया था। जो वहाँ मेडिकल स्टाफ था, हमें हार्डली जो है वो 1 से 2 बंदे वहां नजर है और वो भी खुद भाग रहे थे। वो कहते खुद भी भागो, हमें भी भागने दो। और हमने फिर अपने मरीजों को वहां ना व्हीलचेयर मिली, ना कोई स्ट्रेचर मिला, हमने गोद में उठाकर, जिनका ऑपरेशन हुआ था उनको उठाकर हम लोग जो बाहर। ये तब ही होता है वार्ड में जो मेंबर थे, जहाँ SOPs ना हो, जहाँ ड्रिल्स ना हो, इन केस ऑफ इमरजेंसी के किसी को पता ही ना हो कि करना क्या है, अगर कुछ हो, वहां इस किस्म की हरकतें होती हैं। फाइनली दुआ ये भी बता दें, कल से हम बात कर रहे हैं कि NICU जो कि परहैप्स हम अगर सोचें तो वो मोस्ट सेंसिटिव एरिया होना चाहिए एक हॉस्पिटल का, क्योंकि वहां जो बच्चे होते हैं, न्यूबॉर्न बच्चे होते हैं, वो अपनी मदद नहीं कर सकते। सो इट हैज़ टू बी सुपरवाइज, सर्वेलेंस होनी चाहिए, मतलब नजरें होनी चाहिए उस जगह पे। कल से हम ये सुन रहे हैं कि वहाँ कोई नहीं था। ये बड़ा मुश्किल है हमारे लिए तसव्वुर करना, बिलीव करना कि मतलब एक डॉक्टर, कोई नर्स नहीं, कोई वार्ड बॉय नहीं, कोई स्टाफ नहीं। फिर हमने सोचा कि अभी टाइम गुजर जाएगा तो हम जरूर पता करेंगे, कोई रोस्टर होगा उनका, कोई शीट होगी जिसमें कुछ तो पता चला होगा। तो अब आप बताएं, कुछ पता चला कि वो वाकई खाली थी जगह, कोई भी नहीं था रिस्पॉन्सिबल शख्स वहाँ? अच्छा हुमा, इसको प्रूव करना बड़ा आसान है। देखिए, लवाहिकीन का कहना है कि वहाँ पर कोई नहीं था और इसीलिए एक खातून ने कहा कि उनके बाल झुलस गए, एक ने कहा कि उनकी टांग बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुई अपने बच्चों को उसमें बचाने के उसमें। दूसरा, क्राउड मैनेजमेंट के हवाले से CDA की फायर इंसिडेंट रिपोर्ट ये बताती है कि क्राउड इतना ज़्यादा था कि वो मॉब बन चुका था। लेकिन ये बड़ा आसान है। वफाकी वज़ीर सेहत ने कल बार बार कहा कि CCTV फुटेज में देखा गया, 2 डॉक्टर्स थे, नर्स थी, आया थी, तो वो फुटेज पब्लिक कर देनी चाहिए ताकि सबको पता चल जाए कि डॉक्टर था या स्टाफ था या नहीं था। हमने फुटेज की रिक्वेस्ट की है तो ये बताया गया कि नहीं, सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से वो नहीं दी जा सकती। कौन से सिक्योरिटी कंसर्न? 14 बच्चे मर गए, जब सिक्योरिटी चाहिए थी तब तो थी नहीं। पता चल जाएगा। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। अच्छा, जो कमेटी बनी है क्या उसको दे दी गई है वो फुटेज? उन्होंने देख ली है क्या फुटेज? कमेटी का मेंबरान का भी तो दौरा हुआ है ना। बिल्कुल, वफाकी वज़ीर सेहत ने उसका रेफरेंस दिया है। जी वो हमने देखा है और उन्होंने एक बात बताई है कि एग्जैक्ट उन्होंने कहा कि AC से एक स्पार्क निकलता है, वो शोला बनता है, फिर वो न्यूबलाइजर में जाता है, वो फटता है, फिर इंक्यूबेटर्स, और 1 मिनट में उन्होंने कहा कि 638 पे आग लगी। और उन्होंने तो कल दुआ बहुत कुछ कहा है जिसकी अलहदा हम तो कहेंगे फोरेंसिक ही होनी चाहिए उनकी स्टेटमेंट्स की भी, लेकिन बड़ा ही आसान सा तरीका है टू फाइंड आउट कि वहाँ लोग थे। CCTV भी निकाल दें, कोई दे नहीं रहा, और कोई ड्यूटी रोस्टर होता है, अटेंडेंस लगती है, मतलब स्टाफ की, नर्सेज की, डॉक्टर्स की भी अटेंडेंस होती है, तो वो निकाल। उस वक्त उस जगह कोई मौजूद था शिफ्ट में, अपनी जाहिर अटेंडेंस तो हो गई, उसके लिए ड्यूटी की बात है। अब अब्दुल्ला ये भी गफलत है कि अगर आपकी ड्यूटी हो भी और आप माना हो। जी दुआ कुछ बता रही हैं, प्लीज कंप्लीट योर थॉट, वी हैव टू टेक अ ब्रेक आफ्टर दिस। जी, जब ड्यूटी की बात है तो 10 डॉक्टर्स, 10 अमले की ड्यूटी थी जिसमें डॉक्टर्स आया और नर्सेज शामिल थी, लेकिन वो वहाँ पर मौजूद नहीं थी। ऐनी शाहिदीन में भी ये बताया। 5 भी होते हैं ना तो ये बच्चे बच सकते थे। बहुत शुक्रिया आपका।
बहुत शुक्रिया, क्योंकि हम कल से यही सोच रहे हैं कि वो बार बार मुस्तफ़ा कमाल साहब ये कह रहे हैं ना कि 60 सेकंड लगे और वो आग जो थी पूरे कमरे में फैल गई। 60 सेकंड बहुत बड़ा टाइम होता है। छोटे छोटे बच्चों को अगर उठाना होगा, 2-4 लोग वहाँ होते हैं ना स्टाफ वाले, 2-2 बच्चे उठाते और निकलते, मतलब कुछ तो बच जाते हैं ना। ये तो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था, कोई था ही नहीं तो वो मर गए। और जो एक था वो भी अपने सर पे ओवरकोट अगर कपड़ा कवर करके, मतलब उस वक्त ठीक है नहीं जी अंदाजा हुआ, लेकिन they could have been more people to save the kids. Absolutely. अच्छा जी, अब हम थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं फ्रॉम व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट एंड लेट्स टॉक अबाउट क्रिकेट नाउ। और आपको बताएं कि पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा टेस्ट जो है वो आज से लॉर्ड्स में शुरू होगा। पहला टेस्ट हारने के बाद पाकिस्तान को सीरीज बचाने के चैलेंज का सामना है। हम हमेशा कुछ बचाव ही कर रहे होते हैं एंड में। अच्छी बात इसमें यह है कि इंजरी के बायस पहले टेस्ट से ड्रॉप होने वाले कप्तान बाबर आजम फिट हो गए और लॉर्ड्स टेस्ट में उनकी शिरकत है और स्ट्रगल करती बैटिंग को कुछ सहारा जो है वो उनके जरिए कुछ ना कुछ क्या है फी, अगर चल पड़े तो चल पड़े। अच्छा, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है कल जी, सुनिए क्या कहा गया। ओके, देखिए बर्डन कोई ऐसा नहीं है, ये मेरे ख्याल से रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए सीनियर प्लेयर, क्योंकि हम जितने भी सीनियर प्लेयर्स हैं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जो नए प्लेयर आ रहे हैं वो उन्होंने अपने आप को शो कराना है, लेकिन ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें जो है वो स्टेप अप करना पड़ेगा, हमें परफॉर्म करना पड़ेगा, हमें टीम को डिफरेंट सिचुएशन से निकालना पड़ेगा। एग्री करता हूँ मैं इस बात पे कि हमारी ये जो पार्टनरशिप के बाद जो बैक टू बैक विकेटें गिरते हैं, हमें इस पर थोड़ा सा मोर फोकस होना पड़ेगा। बहुत सी डिस्कशन हुई है कि क्या कर सकते हैं, नंबर चेंज कर सकते हैं या हमें और फोकस होना पड़ेगा। तो मेन चीज़ ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, क्योंकि नए बैट्समैन के जाने के लिए जब भी जाते हैं तो मोस्टली ये होता है कि हम सेट्स बैट्समैन ही आउट हो जा रहा है, तो वो वहाँ पे थोड़ा सा हम लैग करें, क्योंकि नए बैट्समैन के लिए डिफ़िकल्ट होता है। तो कोशिश हम ये करें कि मोर फोकस उस स्टेज पे, उस सिचुएशन में, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इसको फिलअप किया जाए। अच्छा जी, चले कंसर्न है और टीम भी जाहिर है क्यों नहीं सोचते होंगे, बात करते होंगे, कुछ तदारुक करने की कोशिश करते होंगे। हम ये तो नहीं अज्यूम कर सकते और ना हम ये करते हैं अज्यूम कि जो हम यहाँ आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं अपने एक्सपर्ट्स के हमरा चीज़ें, वो इनकी नज़र में नहीं है या इनको कंसर्न नहीं है उन चीज़ों पे। होगा और सर्टनली होना भी चाहिए, लेकिन उसके लिए क्या किया जाता है भाई ये हमारे साथ हैं, एक्सपर्ट्स की बात हो रही है। और राशिद भाई गुड मॉर्निंग, क्या हाल है आपका, कैसे हैं? अच्छा, गुड न्यूज़ दैट बाबर आजम इज बैक और कॉन्फिडेंट भी साउंड कर रहे हैं और लगता है ही हैज़ अ प्लान। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, ये वर्ड थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है। लेनी कहाँ से पड़ी, कौन देगा इनको लाके? ये तो स्किल्स होती हैं आपके अंदर। जब मैच के सिचुएशन खराब होती है तो इसी वजह से आपके टॉप प्लेयर खेलते हैं, तो वरना तो हर एमेच्योर प्लेयर ही खेले ना पाकिस्तान से। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी को दी जाती है जो इस काबिल होता है, जिसके पास स्किल्स होती हैं। मेंटली टफ होता है, मेंटली टफ वो होता है जो कि स्किल वाइज बहुत अच्छा होता है। अब 18-19 टेस्ट मैच आप और हमने कवर किए, देखे, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो किसी ने नहीं ली। एक टेस्ट मैच हम इसमें जीते हैं, बाकी सारे हार गए। तो इसका मतलब है कि इस काबिल नहीं है कि ये टीम में जगह बना पाए। मैं बाबर की बात नहीं कर रहा, ऑल ओवर द सिनेरियो की बात कर रहा हूँ, चाहे हमारी बॉलिंग हो चाहे बैटिंग हो। हम नए प्लेयर्स को लेके आते हैं थोड़े टाइम के लिए, फिर उसको ड्रॉप कर देते हैं और उसके बाद वही पुराने प्लेयर खेलने लगते हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दी जाए जो इस जगह के अहल हो। फॉर इंस्टेंस अगर तब्दीली की बात की जाए, जाहिर है हमारे लिए बड़ा अहम है ये टेस्ट मैच बचाना, क्योंकि दिस वुड डिसाइड कि वे वुड द सीरीज़ को। क्या हम चेंजेस करें गुज़श्ता मैच से, हम क्या सीखें लॉर्ड्स की कंडीशन को देखते हुए? कुछ चेंजेस आप सजेस्ट कर सकते हैं बॉलिंग एंड बैटिंग लाइनअप दोनों में? बाबर भी कह रहे थे हम सोचते भी हैं, हम नंबर तब्दील करने का भी सोचते हैं, हमें इस बात का इदराक है कि हम एक के बाद एक आउट होते चले जाते हैं। यस, इदराक है, लेकिन क्या किया जाना चाहिए फिर? देखिए, टीम ये नंबर शफल कर देते हैं, टीम के नए प्लेयर्स को मौका नहीं देते बहुत ज़्यादा। अगर गाजी गौरी गए में तो वो ऐसे घूम के आ जाएंगे, अवेज जफर गए में वो ऐसे। तो ये टाइम है कि नए प्लेयर को इंडक्ट करने का, कि उनमें देखेंगे कितनी सलाहियत है। हार तो वैसे ही रहे, ये हमें ऐसा शो करते हैं कि हम जीतने के लिए जा रहे हैं और हम वही प्लेयर खिलाएंगे। जैसे आज सुनने में आया है कि शान मसूद नंबर 5 पे चले जाएंगे क्योंकि जगह नहीं बन रही उनकी। अब्दुल्ला शफीक 3 पे सेट हो गए, 4 पे बाबर आ जाएंगे। तो शान ने 100 किया हुआ है 4-5 मैच पहले, तो वो 5 पे आ जाएंगे। तो इस तरह से टीम नहीं बनाई जाती कि आपके पास जैसे अब्दुल्ला शफीक आए तो उनको 4 नंबर खिलाया जाए,
कि हमारा रन किए तो फिर 3 नंबर पे आ गए। बैटिंग के अगर ऊपर देखा जाए तो वो तो एज ए ओपनर है, लेकिन वो सेटल नहीं हो पा रहे कि सबसे अच्छी बैटिंग करते हुए उनका नंबर नहीं पता कि वो नंबर क्या है। ये इश्यूज हैं जिसकी वजह से टेस्ट मैच की टीम हमारी सेटल होती हुई दिखाई नहीं दे रही। हम टॉपर एंड चेंजेस बहुत ज्यादा। तो राशिद भाई, आपका मतलब है कि इवन ओपनिंग जो है हमारे ऑर्डर वो भी होना चाहिए चेंज, जैसे कि फॉर इंस्टेंस इमाम को परहैप्स स्टेप डाउन करना चाहिए और किसी और को डालना चाहिए। अजान न्यू प्लेयर है और टैलेंटेड है, उसको खेलना चाहिए, थ्रू आउट सीरीज खेलना चाहिए जब तक वो पूरा मौका। भाई आपकी आवाज नहीं आ रही, माइक देखें। अच्छा, दोबारा से कनेक्ट करते हैं हम। और राशिद भाई जो बात कर रहे थे, अगर सारों का ऑर्डर ही बदलता रहेगा तो नेचुरली वो टीम की सेटिंग जिसका हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई ऐसी टीम तश्कील हो जाए, ऑर्डर ऐसा हो जाए विच शुड बी सक्सेसफुल एंड विच शुड स्टे। तो ये चेंजेस में these things matter a lot। अगर आप लिटरली आप बैटर्स, ये तो फिर बैटर्स हैं और उन्होंने किसी नंबर पे जाके खेलना है। आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में देख लें, अगर किसी दिन मैं यहाँ और हुमा यहाँ बैठ जाए ना तो शायद हम भी डिस्टर्ब हो जाए। हाँ, थोड़ा सा एक पर्सपेक्टिव ऑफ हो जाता है, लेकिन ऑन द अदर हैंड मतलब करना भी चाहिए, थोड़ा सा डिस्ट्रप्शन होनी चाहिए। इट कैन वर्क इन अ गुड वे ऑल्सो। एंड ऑल्सो हम तो एक टीम की बात कर रहे हैं और इसमें सारी प्रोफेशनल्स हैं। वैसे असूलन तो किसी नंबर पे भी आए तो आपको आना है, इसमें प्लेयर्स की राय भी अहम होनी चाहिए और होती है। जी राशिद भाई, प्लीज कंप्लीट योर थॉट। आपकी आवाज चली गई थी बीच में। जी, यही बात हो रही थी कि मिडिल ऑर्डर जो है हमारे इस वक्त वो बहुत वीक लग रहे हैं, क्योंकि जो कि बात की कप्तान ने कि हमारे विकेटें गिरती हैं तो फौरन ही गिर जाती हैं। ये असल में 5 विकेट के बाद हमारी फौरन ही सारी विकेट गिर जाती हैं, जिसकी वजह से इश्यूज आ रहे हैं हमारे पास। तो मेन यही है कि अगर ये मैच जीतना है, जाहिर सी बात है आपको लंबी पार्टनरशिप करनी पड़ेगी, बैटिंग लंबी करनी पड़ेगी। T20 की तरह या वनडे की तरह नहीं, आप स्टे करें और लंबी बैटिंग करें, जिस तरह से यूसुफ या इंजमाम या यूनुस खान किया करते थे। तो उस टाइप की बैटिंग जरूरी है टेस्ट क्रिकेट में। उस टाइप की बैटिंग ज़रूरी है टेस्ट क्रिकेट में। हम लॉर्ड्स में इनकी फ़ोटोशूट भी देख रहे थे, इंजमाम के पोस्टर के आगे इमाम ने तस्वीर खिंचवाई हुई थी, मतलब और भी सबके पोस्टर्स, इंजमाम के पोस्टर्स के आगे सभी ने तकरीबन तस्वीर खिंचवाई हुई थी। और तारीखी ग्राउंड है, ज़ाहिर है उनकी इनिंग्स भी सबको याद है। ये मौका है हीरो बनने का, तो इन चीज़ों से तो हमें देख के विजुअली इंस्पिरेशन हो रही थी। Of course you feel very motivated. They must feel motivated. Why not? मतलब और फिर हमारी लेगेसी भी तो कहाँ से कहाँ आई। आप बताएं क्या सेंस होती है, मतलब वो मोटिवेशन मिल रही होती है या प्रेशर भी आ रहा होता है कि look at what everybody else has done और अब हमारी बारी है? प्रेशर तो होता है हर मैच का, लेकिन लॉर्ड्स पे याद है नवंबर 96 में सेंचुरी की थी, 148 शायद किए थे। और तस्वीर खिंचाना अच्छी चीज़ है, लेकिन उसकी रिप्लेस करना चाहिए। इमाम जिनके भतीजे हैं उनको रिप्लेस करना चाहिए था, उनको जो नाम है अपनी तस्वीर वो बोर्ड पे लगवाए। अब आज मैच है, टेस्ट मैच में 100 करें, वहाँ पे सेंचुरी वाला जो खाना होता है लॉर्ड्स पे, वहाँ पे अपना नाम लिखवाएं, ये लेगेसी छोड़ के जाएं। तस्वीर तो फैन बेस जैसे ना, मैं आपका हूँ तो आपके साथ तस्वीर खिंचवाई, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप रिप्लेस करें इंजमाम को, वो जो बड़ा नाम था, आपका हाफ भी हो तो पाकिस्तान को बहुत फायदा हो। मतलब एम तो वही होना चाहिए। एब्सोल्युटली, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्या ही बात हो अगर ऐसा हो जाए। राशिद भाई, थैंक यू फॉर योर टाइम। अच्छा जी, यस एब्सोल्युटली, ऑलवेज। और जाहिर है हम बात कर रहे हैं इन मामलात पर जो कल हुआ सानेहा हादसा। नदीम जान, साबिक निगरान वफाकी वज़ीर सेहत हमारे साथ मौजूद हैं। नदीम जान साहब, अब तक जो कुछ सामने आया है, आपकी नज़र में पिम्स सानेहे का जिम्मेदार कौन है? बहुत शुक्रिया जी। बहुत ही अंदोहनाक वाक़या हुआ है और मैं यही सजेस्ट करूंगा कि इसी स्टेज पे जब तक कि एक इंडिपेंडेंट ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी नहीं होती, हम किसी को मोरद इल्ज़ाम न ठहराएं तो बेहतर होगा। क्योंकि ऐसी इन्वायरमेंट में इस तरह की इमोशंस हाई हो और इस तरह का एक अंदोहनाक वाक़या हुआ हो तो इसमें इमोशंस बड़े हाई होते हैं, तो उसकी डिफरेंट व्यूज़ आते हैं, डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस होती हैं, डिफरेंट लोगों को ब्लेम किया जाता है। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा
कि एक ऐसी इंक्वायरी कमेटी बना दी जाए जो कि टेक्निकल एक्सपर्ट्स पे रेलेवेंट फील्ड के वो मुश्तमिल हो और वो बंदे इस सिस्टम से आउट हो, इस सिस्टम का हिस्सा ना हो, वो सिस्टम के स्टेक होल्डर्स ना हो, वो या तो रिटायर्ड ऑफिसर्स हो, जजेस हो या कोई रिटायर्ड रिप्यूटेबल ब्यूरोक्रेट हो, इसी तरह के सेक्टर स्पेसिफिक स्पेशलिस्ट भी इसमें शामिल हो और वो अपनी इंक्वायरी कंप्लीट कर लें इंडिपेंडेंटली, उनको स्पेस मिले, फिर वो बेहतर बता सकते हैं कि इसमें लैप्सेस कहाँ हुई हैं, क्या हुई हैं और किससे हुई हैं, और इसी पे फिर हम अमल करें। और रिक्वेस्ट यही होगी गवर्नमेंट से कि उनको सीरियस लिया जाए और उसी रिकमेंडेशंस पे अमल किया जाए और जो भी मुरद इल्ज़ाम ठहरे तो उसको कानून के कटहरे में खड़ा किया जाए। होना तो नहीं चाहिए। नदीम साहब ये बताइएगा कि अब ये पिम्स अस्पताल जो है ये इस्लामाबाद के बड़े और वेल डिबेटेबल बात है लेकिन मॉडर्न अस्पतालों में शुमार इसका होता है, लेकिन हालिया वाक़यात बता रहे हैं कि अब हालात जो हैं वो उस तरह नहीं रहे जो शायद पहले कभी होते होंगे। तो आपकी वजारत के दौर में भी ऐसे ही मसाइल थे जो अब हैं और बढ़ चुके हैं, या फिर ऐसा कुछ माहौल नहीं था? जी मसाइल तो हर वक्त होते हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि हमारे वक्त में कोई आइडियल सिस्टम था, हमारा तो बड़ा कलील टाइम था, लेकिन हमने कुछ एफर्ट्स ज़रूर की कि हम डिजिटलाइज कर सके सिस्टम को, हम उसमें प्राइवेट सेक्टर को इनकॉर्पोरेट कर सके ताकि वो डिवीजन ऑफ लेबर हो और वो रिसोर्सेज भी हमारी इफ़ेक्टिवली इस्तेमाल हो जाएं और बर्डन शेयरिंग हो। एक और कोशिश हमने की थी कि एक हॉस्पिटल मेडिकल ऑडिट सिस्टम शुरू किया जाए ताकि पूरी सिस्टम का, रिसोर्सेज का, ह्यूमन पर्सनल का, लैब्स का और आपकी मेडिसिन्स का मुकम्मल ऑडिट होता जाए और फिर उसी की बिना पे जो रिकमेंडेशंस आती हैं उसकी इस्लाह के लिए उस पर अमल करते जाएं और ये फिर आप मिनिस्ट्री को इन्फॉर्म करते जाएं। तो वो एक थी और बाकी कुछ मैनेजमेंट की भी इश्यूज थे जिसको हमने हल करने की भरपूर कोशिश की थी, लेकिन मसाइल बढ़ रहे हैं, आबादी बढ़ रही है और इस पे लोड ज़्यादा पड़ रहा है, तो वो एक जो ओवरलोड फैक्टर है वो भी कंट्रीब्यूट करता है, जो लैप्सेस होती हैं या जो हादिसात होते हैं उसी पे। अच्छा, इस्लामाबाद की आबादी, अभी आप आबादी का जिक्र कर रहे हैं, लोड पड़ रहा है, जाहिर है लोड पड़ रहा है तो उसके लिए कोई ऑल्टरनेट सोचना होगा, हुकूमत का ही काम है, नया अस्पताल बनेगा या फिर इसको एक्सपेंड किया जाएगा इतना। अब इन ज़रूरियात को सामने रखते हुए कितने अस्पताल हैं जो इस्लामाबाद जैसे शहर की ज़रूरत हैं? आप समेत किसी वज़ीर ने, किसी एडमिनिस्ट्रेशन ने, किसी हुकूमत ने इस मुताल्लिक सोचा, नहीं सोचा? अगर नहीं सोचा तो क्यों नहीं सोचा? मैं इसको दूसरी तरीके से जवाब देना चाहता हूँ। हमने जो कोशिश की एडवोकेसी, लॉबिंग और एक कैटालिटिक रोल प्ले किया कि हमारी जो बीमारियाँ हैं ये कहाँ पे आती हैं ज़्यादा। हमारी तो 70 to 80% बीमारियाँ प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम और उसी की हैं और उसी पे मैनेज हो सकती हैं अगर आप उसको स्ट्रेंथन करें। तो जब वो ठीक हो जाएगी, आपकी प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम मजबूत होगी, तो आपके सेकेंडरी और टर्शरी हेल्थ केयर सिस्टम पे बर्डन नहीं पड़ेगा। तो जो अभी अब हम रश देखते हैं, ओवरक्राउडिंग देखते हैं, ये नहीं होंगी और फिर वो कुछ कम पॉपुलेशन को कैटर करेगी सर्विसेज और फिर बेहतर तरीके से मैनेज हो सकेंगी। तो इंस्टेड ऑफ कि जी मैं कहूँ कि जी बिल्कुल ये तो होना चाहिए कि हम टर्शरी मजीद 4-5 बनाए, बिल्कुल बनानी चाहिए और उसको फंक्शनलाइज करना चाहिए, लेकिन अगर हम फोकस इवन अभी जो करंट बजट है, अभी अगर हम फोकस उस तरफ शिफ्ट कर लें प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम पे, जो बैकबोन है आपकी हेल्थ सिस्टम की, तो बहुत फ़ायदा होगा। वैसे हमने एक दो वो की थी, एक तो हमारी एक्सपेंशन थी पॉली क्लिनिक की, उस पर हमने रफ्तार ही बढ़ाने की कोशिश की। एक किंग सलमान हॉस्पिटल बहुत अरसे से चला आ रहा है सऊदी गवर्नमेंट के ताउन से, अल्लाह करे कि वो जल्द अज जल्द पाइल तकमील तक पहुंच जाए तो इससे मजीद लोड कम होगा। उस पर भी बड़ा काम वैसे तो होना चाहिए। अब चले जो हो गया वो तो हो गया। ये बताइएगा कि इस पर मजीद तो हम बात करना चाहते हैं और सोचना ये है कि आइंदा के लिए क्या करें, किस तरह इस्लामाबाद और मुल्क भर के जो अस्पताल हैं उनको ऐसे हादसात से महफूज बनाएं। कुछ मशवरा है आपके पास हुकाम के लिए जो परहैप्स आपने कभी सोचा होगा, मौका नहीं मिला करने का, अब शायद हो जाए? देखिए जी एक सिस्टम
तो ज़रूर बनाना चाहिए। उसमें आपकी A to Z यानी जो क्रिटिकल पाथवे होती है उसको A to Z आप चेक आउट करें, वो सबको पता हो, TOR का हिस्सा हो और उनकी जांच पड़ताल और अकाउंटेबिलिटी उन्हीं पर हो। और वो न सिर्फ डायरेक्ट जो पेशेंट के साथ उनका रब्ता है या उनका कनेक्शन है, बल्कि सिस्टम को भी देखें। जो लूप होल्स हैं, हमारे शॉर्ट सर्किट्स रोज़ाना किसी न किसी जगह पे रिपोर्ट होते हैं, तो अपने सिस्टम को, इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम को, अपना जो हेविक सिस्टम है उसको, अपना जो ऑक्सीजन का सिस्टम है, क्योंकि केपी में आपको याद होगा 2020 में एक वाक़या ज़रूर आया था जिससे बहुत मासूम जानें ज़ाया हो गई थी, और वो ऑक्सीजन सिलेंडर और उसकी वजह से जो चैम्बर था उसकी वजह से आया था। तो ये सारी जो शॉर्ट कमिंग्स हैं हमें उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए और उनको हल करने के लिए एक मरबूत हिकमत अमली बनानी चाहिए जिस पे अमल भी हो। हम पॉलिसीज़ बना लेते हैं बहुत अच्छी, हमारे पास SOPs भी हैं, लेकिन उस पे अमल हम मुकम्मल तरीके से नहीं कर सके। तो हम इंश्योर कराएं कि जो इम्प्लीमेंटेशन है और अमल का जो फुकदान है उसको हम बेहतर करें और हम उसको रिजल्ट बेस्ड, रिजल्ट सेंट्रिक एक एटीट्यूड के साथ सारे मसाइल का जो हॉस्पिटल्स के रिलेटेड हैं, जो हमारे हेल्थ सिस्टम के रिलेटेड है, उसको एड्रेस किया जा सके। इस पर्टिकुलर इवेंट के हवाले से तो मैं अभी यही कह सकता हूं कि इसको ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए सिस्टम को। हम चूंकि अभी इमोशनली चार्ज है सब लोग इस वजह से, तो उसको आप साइड कर लें, उसका तो आप कुछ भी हम कंपेंसेट नहीं कर सकते, जो लॉसेस हुई हैं अफसोस और दुआ ही कर सकते हैं। लेकिन इन द लॉन्ग रन हमने इस सिस्टम की जो खामियां हैं वो आइडेंटिफाई करनी है, फिर उसको कैसे ठीक करना है उसके लिए एक पाथवे और उसके लिए टेक्निकल एक्सपर्ट्स जरूर होने चाहिए। बहुत शुक्रिया, टेक्निकल होने चाहिए, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स भी। मतलब हम ये अभी बात कर रहे थे कि जीबी में, केपी में, मतलब बड़े बड़े अस्पताल हैं, होने भी चाहिए। व्हाई इज इट दैट एवरीबडी कम्स टू पिम्स? अच्छा, मतलब वो क्यों आते हैं? और फिर हमें लगा इसलिए आते हैं क्योंकि स्पेशलिस्ट नहीं है वहाँ। आज जाहिर है कि अगर खैबर पख्तूनख्वा से मुतअद्दिद अजला से लोग उठ के पिम्स आ रहे हैं तो हमें सोचना चाहिए कि खैबर पख्तूनख्वा में हमारे पास क्या सूरत हाल है। क्या इस लेवल का कोई अस्पताल नहीं है कि वहाँ पे इन सब लोगों का इलाज हो सके? क्या करीब पड़ता है कि इसके बोझ को किसी तरह कम करें? आप सूबाई हुकूमतों से बात करें, आप जीबी की गवर्नमेंट से बात करें कि अगर जीबी सारा उठ के पिम्स आके इलाज करा रहा है तो वहाँ पे हम क्या सहूलत उनको उनकी दहलीज मतलब जीबी में क्यों नहीं हो रहा इलाज? और इतनी ये तो तकलीफ पेशेंट्स के लिए भी है ना कि इतनी दूर दराज से आप आए, घरों से उठ के आ रहे हैं, फुटपाथों पे रह रहे हैं, शेड्स में सो रहे हैं, मतलब जाहिर है कि अटेंडेंट्स भी परेशान और जरूरियात वहाँ नहीं है तो इधर आ रहे हैं, और फिर वहाँ सोचना चाहिए। अच्छा, हम ना अगले घंटे में मुल्क के दीगर शहरों से जो अस्पताल जो है सरकारी अस्पतालों के क्या हालात हैं, वी आर गोइंग टू फाइंड दैट आउट। अस्पतालों की बात हो ही रही है, सुबह से ज़ाहिर होनी भी चाहिए कि इंट्रोस्पेक्शन का भी मौका मिल जाता है ना। बाकी जो सूबाई मामलात हैं उनको भी ज़रा देखनी चाहिए, सूबाई हुकूमतों को देख लेना चाहिए कि प्रीएम्प्टिवली कि खुदा न खास्ता उनके यहाँ अगर ऐसा कुछ आने हुआ तो उसकी तदारुक के लिए क्या इंतजाम हैं भी कि नहीं हैं, फायर सेफ्टी ऑडिट्स हुए में हैं, फायर एक्सटिंग्विशिंग का निज़ाम प्रॉपर है कि नहीं? अब्दुल्ला, कल से जब हम पिम्स के अस्पतालों में तालों का सुन रहे हैं ना तो हमें गुल प्लाजा याद आ रहा है। और मैं ये सिर्फ सोच रही हूँ कि जब गुल प्लाजा में इतनी खतरनाक किस्म की आग लगी, सैकड़ों लोग जो हैं वो झुलस के मर गए। सो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि जब वो खबर चली होगी तो इतने बड़े बड़े पिम्स टाइप इदारे, मतलब जो भी होगा रिस्पॉन्सिबल पर्सन, उसने ये सोचा होगा हाँ हम भी तो ताले लगाते। मतलब ये चीज़ें ट्रिगर करती हैं ना एक थॉट, लेकिन आई गेस वी डोंट लर्न, या फिर हम इतना ज़्यादा सोचते ही नहीं हैं। अच्छा, कराची और लाहौर में गवर्नमेंट अस्पतालों के क्या मामलात हैं, जरा वो पता करेंगे। पहले चलें लाहौर। उमे फरवा हमारे साथ हैं और कल शबाला असलम ने हमें कराची से ज्वाइन करेंगी। उमे फरवा, हमने देखा कि कल हुकूमत पंजाब की तरफ से एक वज़ीर आला ने नोटिफिकेशन भी जारी किया, तमाम डीसीज वगैरह को अहकामात दिए कि ज़रा चेक करके बताएं, ऑडिट के लिए कुछ 24 घंटे दिए थे, क्या है ज़रा बता दीजिए। और ओवरऑल चूँकि आप विज़िट करती हैं अस्पताल, आपकी बीट है, What do you see around? देखिए, कल जो वाक़या पेश आया, इससे पहले हमने देखा है कि लाहौर के मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के अंदर इस तरह के वाक़या पहले हो चुका है, जैसे सर्विसेज हॉस्पिटल है, चिल्ड्रन हॉस्पिटल है,
वहाँ पर इस तरह के आग लगने के वाक़यात हुए, लेकिन बहुत ज़्यादा जैसे पिम्स के अंदर हलाकतें हुई वो चीज़ नहीं हुई। लेकिन पहले ये भी था कि जो हॉस्पिटल्स थे हमारे लाहौर में जो बने हुए हैं ये काफ़ी सालों पुराने थे, इनकी तो रीवैम्पिंग हो गई। आप किसी भी हॉस्पिटल के अंदर जाएंगे वहाँ पर आपको फायर फाइटिंग के आलात नज़र आते हैं, लेकिन आप उसको चेक नहीं कर सकते क्या उसमें जो फिल करके उसको रखा हुआ है वो एक्सपायरी तो नहीं है, क्या वो खाली तो नहीं पड़ा हुआ। इसी तरह से अगर हम इंतज़ामिया से भी बात करते हैं तो वो हमें यही तसल्ली देते हैं कि जी हम लोगों ने पूरा इंतज़ाम किया हुआ है, हमारे पास तमाम ऐसे आलात हैं, हमने पानी की जो पाइप्स हैं वो भी लगाई हुई हैं ताकि पानी वहाँ से अगर ज़रूरत पड़े तो हम ले सकें। लेकिन बात वही आती है कि खुदा न खास्ता अगर ऐसा कोई हादसा पेश आता है तो उस सूरत में हक़ाइक़ जो है वो सामने आएंगे। अब जब बात की गई क्या आपने अपने अमले को इस हवाले से ट्रेन किया है, तो उनका कहना है कि जी हम तो रेस्क्यू से ट्रेन भी करवाते हैं। तो ये वो दावे हैं जो कि हॉस्पिटल की इंतज़ामिया कर रही है। दूसरी जानिब हमने कल महकमा सेहत को एक पुराना लेटर दोबारा से जारी होता हुआ दिखाई दिया। कल उन्होंने दोबारा जारी किया कि तमाम हॉस्पिटल्स के अंदर ऑडिट किया जाए और जो इलेक्ट्रिकल चीज़ें हैं उनको फिटनेस को देखा जाए, उसके अलावा जो फायर का सिस्टम है वहाँ पे मौजूद है कि नहीं। हॉस्पिटल की इंतज़ामिया देखें, मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल और वाइस चांसलर इस चीज़ को चेक करें। बात इस अमर की है कि जब कोई हादसा होता है तो ही सब जागते हैं, उससे पहले ये क्यों नहीं होता। तो ये पुराना नोटिफिकेशन रीसर्फेस हो रहा था, ट्रेनिंग होती है। उम्मे फरवा ये पुराना नोटिफिकेशन रीसर्फेस हुआ था या ये पुराना नोटिफिकेशन एक दफ़ा जारी हुआ, पता नहीं उस पर अमल हुआ नहीं हुआ, आप हमें बता सकती हैं, और उसको दोबारा कहा गया कि इसको हम चेक करेंगे। ये रीसर्फेस था या उसकी डेट चेंज की गई है? नहीं, ये लेटर पहले भी जारी हुआ था और कल जब ये पिम्स का वाकया पेश आया तो ये दोबारा हिदायतनामा जारी किया गया कि इस चीज़ को कंफर्म किया जाए। और जो पहले हुआ था कि उसमें ऑडिट करवाया गया, क्या उसकी रिपोर्ट सामने आई, हॉस्पिटल्स में क्या तमाम ऐसे इंतजामात मौजूद थे, इस सवालों का जवाब कोई भी नहीं। कितनी कोई पेनफुल बात है कि जहां इन द पास्ट ऑडिट का के इंस्ट्रक्शंस आए हों और शायद ऑडिट हुआ हो ना हुआ हो, लेकिन उसकी रिपोर्ट नहीं आई। मतलब ये भी बड़ा अजीब बनता है ना सवाल कि आप इंस्ट्रक्शन तो दे देते हैं, ऑर्डर तो पास कर देते हैं, लेकिन उसके बाद फॉलो अप करें ना कि निकला क्या। और जिस तरह उम्मे फरवा आप बता रही हैं कि वो सारे आलात जो हैं, वो सिस्टम जो है फायर फाइटिंग वगैरह का, मतलब वो वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं है, अल्लाह ना करे वो तो आग लगेगी तो पता चलेगा, उससे पहले हमें नहीं पता चलेगा। इन एनी केस शवाला आप बताइएगा, कराची के हवाले से सबसे पहले तो ये बता दें कि यहाँ हुकूमती हस्पताल कितने और फिर हम हालात पे आ जाते हैं, और माजी में कितने आग रिलेटेड हादसा हुए हैं? बिल्कुल हमने जो देखा कल फिल्म्स का जो वाक़या था बहुत ही दर्दनाक था। उसके बाद ऑब्वियसली तमाम स्टूडेंट्स के जो अस्पताल हैं उन पर सवालात उठते हैं। कराची की अगर हम बात करें तो देखिए कराची में दो हिस्से हैं, एक तो सिंध हुकूमत के कुछ अस्पताल हैं, कुछ बड़े अस्पताल हैं जिनके ऊपर सबकी नजरें होती हैं, और उसके बाद KMC के अस्पताल भी उसके अंडर आते हैं। अब अगर हम सिंध हुकूमत के अस्पताल की बात करें, सबसे बड़ा अस्पताल जिन्ना अस्पताल जिसको हम ये कहते हैं, वहाँ की अगर मैं आपको सिचुएशन बताऊँ वो इतनी वर्स्ट है कि वहाँ पर जो फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं वो मुताबिक तो गैर फाल हैं, एक्सपायर्ड हैं अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, और उसके बाद बहुत सारे ऐसे फायर अलार्म सिस्टम्स हैं जो भी काम नहीं करते और है ही नहीं। और अगर ड्रिल की बात करें तो वो वहाँ पर होती ही नहीं है। उनकी इंतजामिया ने खुद ये मौके पर तैयार किया है कि लास्ट ड्रिल 2017 में उन्होंने करवाई थी। तो यानी कि आप ये सिचुएशन देखें, अगर KMC के सबसे बड़े अस्पताल अब्बासी शहीद की बात करें तो वो इतना बड़ा 1000 बेडेड का अस्पताल है और वहाँ पर सिर्फ 13 फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं, फायर अलार्म सिस्टम वहाँ पर नस्ब नहीं है, और इसके साथ ही जो अगर हम इमरजेंसी एग्जिट्स की बात करें तो वो तो वहाँ पर है ही नहीं। यानी वो तो स्टेयर्स का इंतजार करते हैं कि स्टेयर्स से बंदा उतरेगा अगर कोई इमरजेंसी होती है, और आप खुद सोचें वहाँ पेशेंट उस तरीके से होते हैं। और उसके बाद ना कोई ट्रेनिंग है, ना कोई तरबियत है वहाँ के अमले की, कुछ भी नहीं है। और ये सिचुएशन में आपको NICH की अगर बताऊं, अभी मैं सुन रही थी आप ये कह रही थी कि सिंध अस्पताल में ताले लगे हुए थे। NICH बच्चों का सबसे बड़ा अस्पताल है और वहां पर भी जो इमरजेंसी एग्जिट है, वी हैव द फुटेजेस कि वहां पर भी वो बंद है, इमरजेंसी एग्जिट बंद है वहां पर, और वहां पर भी जो फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं वो भी गैर फाल हैं, वो कब के पुराने में लगाए हुए हैं, कोई इंस्पेक्शन नहीं होती, कोई उनकी मेंटेनेंस नहीं होती, कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है। वहां की इंतजामिया, अब जिन्ना अस्पताल की जो इंतजामिया है उनका खुद ये कहना है कि हम ये लेटर सिंध हुकूमत से, यानी कि आज वो लिखेंगे कि उनकी फायर फाइटिंग जो टीम है उसको तश्कील किया जाए। यानी अब इतने टाइम बाद भी हम ऐसे सानियात का वेट करते हैं कि अगर ये रोनमा अभी किताबत होगी, अभी लेटर्स जाएंगे आएंगे, फिर जवाब आएगा, मगर अमली इकदाम होने में तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा ना। अगर जिन्ना अस्पताल में भी आप कह रही हैं, वैसे जिन्ना अस्पताल में आग बुझाने का निज़ाम है क्या, एक्सेप्ट फॉर फायर एक्सटिंग्विशर्स जो कि नहीं उस लेवल की आग बुझा सकते?
पाइप्स वगैरह, कोई पानी, कोई होस, कुछ आपको नजर आया कभी शवाला? देखिए अब्दुल्ला कुछ भी नहीं है, और उनके इंतजाम कहना है कि वो कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग तो नहीं है, वो तो एक बहुत बड़े रकबे पे बना हुआ है जिला अस्पताल। तो ऑब्वियसली इसमें डिपार्टमेंट्स में हर अपनी जगह जो फायर एक्सटिंग्विशर्स है हर वार्ड में वो लगा दिए, लेकिन कोई वहां पर भी कोई इमरजेंसी एग्जिट एज सच हमें नजर नहीं आता। और दूसरी बात ये कि सिर्फ ये नहीं होता कि आप आलात लाके लगा दें, वहां जो अमला होता है उसको तरबियत देनी होती है, और उसके बाद इवैक्यूएशन प्लान वहां पर आपने लगाने होते हैं। किसको कैसे पता कि कहाँ से कौन सा रास्ता है जहाँ से एग्जिट करके आपको जाना है। और मैं आपको ये बताऊं, NICH में अभी रिसेंट वाकया 30 जून को हुआ था, जहां पर उनके जो बच्चों का जो वार्ड था वहां पर आग लगी थी। उनके अमले ने अपनी मदद आप तमाम एवैक्यूएट किया था वहां से तमाम बच्चों को, तमाम सारी चीजों को, यानी वहां पर उस लेवल की आग लगी थी। और वो यूनिट जो था जहां पर ये आग लगी थी वो अभी तक बंद है, उसको ये जो शवाला आपने बात की है ना, ये हमने पिम्स के हवाले से भी सुनी है। इस्लामाबाद के भी हमें कॉरेस्पॉन्डेंट से बता रहे थे कि पहले भी जब भी आगे लगी हैं ऐसी जगहों पे तो वो अपनी मदद आपसे करके और बड़ी खुशी महसूस की जाती है कि हमने कंट्रोल कर लिया। ये खुशी नहीं है, ये वार्निंग होनी चाहिए कि अभी तो कंटेन कर लिया है, ये कल को बहुत ज्यादा भड़क सकती है। और ये आउट ऑफ कंट्रोल, जो कि आग का नेचर ही ऐसी है कि वो फौरन से आउट ऑफ कंट्रोल होती है। कल के इंसिडेंट के बाद उम्मे फरवा, आप ही की बात है, उम्मे फरवा की बात आते हैं, पहले आ लेते हैं जी। उम्मे फरवा, आप लाहौर शहर के बड़े सरकारी अस्पतालों का जब दौरा करती हैं और मुतअद्दिद हैं, वहाँ पे आपको विजिबली क्या चीज़ें नज़र आती हैं? देखें, फायर स्प्रिंकलर्स का निज़ाम आइडेंटिफाई करना छत के ऊपर, सीलिंग के ऊपर बहुत आसान है, फौरन से पता लग जाता है। फायर होसेस दीवारों पे लगे हों, एक्सटिंग्विशर्स तो चले बिल्कुल ही बेसिक होता है ना, वो तो बस आग शुरू में कोई लग जाए तो उस पर काबू पा सकते हैं, उसके बाद तो एक्सटिंग्विशर किसी काम का नहीं होता। व्हाट डू यू सी अराउंड व्हेन यू विजिट हॉस्पिटल्स? देखिए, जब भी हम विज़िट करते हैं ना, अगर मैं विज़िट करूंगी तो मुझे वो आग बुझाने की सब चीज़ें नज़र आएंगी। दीवारों की हद तक तो मुझे पता है कि जी हाँ, दीवार पे ये भी लगाया हुआ है, खुदा न खास्ता आग लगती है तो पानी को यहाँ पे लिखा भी होगा कि आग के लिए लग जाती है तो फिर आपने यहाँ से इस चीज़ को उठाना है, इसको इस्तेमाल करना है। लेकिन बात फिर वही आ जाती है, जो इलेक्ट्रिकल चीज़ें हैं क्या उसकी चेकिंग होती है, उसका फिटनेस सर्टिफिकेट मिलता है क्या, इंतज़ामिया इसको हर एक हफ्ते के बाद, 2 हफ्ते के बाद उसको देखता है, और 1 साल के अंदर जो उन्होंने अपना अमला रेस्क्यू से ट्रेन करवाया है उसकी कितनी प्रैक्टिसेस करवाई जाती है। ऐसा तो नहीं कि साल में एक दफ़ा एक्सरसाइज करवाई और बाद में उसको पूछा तो उसको याद ही नहीं है कि उसको इस इक्विपमेंट को यूज़ कैसे करना है। और दूसरा, एक और बात जो मैंने रेस्क्यू से पूछा था कि आप हॉस्पिटल्स के अमले को कैसे ट्रेन करते हैं और हॉस्पिटल के अंदर फायर का क्या इंतज़ाम है, आप उसको कैसे चेक करते हैं। तो तर्जुमान की जानिब से हमें ये बताया गया था कि अगर तो वो 5 मंजिला इमारत होगी, क्योंकि उनके जो SOPs होते हैं उसके मुताबिक 5 मंजिला इमारत को वो चेक कर सकते हैं। अगर 5 मंजिला इमारत नहीं है तो वहाँ पे वो फायर फाइटिंग का सिस्टम चेक नहीं करते कि वहाँ पे फायर का सिस्टम ऐसा है कि नहीं। और एक और बात जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो हॉस्पिटल्स हैं या कोई भी इमारतें हैं, वहाँ पे आग लगने की सूरत में बाहर निकलने का रास्ता क्या है। अफसोस से ये कहना पड़ता है कि हमारे यहाँ इमारतों के अंदर जो निकलने का रास्ता है उसको ताले लगे हुए हैं। आग लग जाएगी, कौन कहाँ कैसे निकलेगा, ये बात बहुत कंसर्निंग बातें हैं। और वाइल यू वर, जब हम आपसे उम्मे फरवा और शवाला बात कर रहे हैं तो इतने और हमारी टीम ने हमें रिसर्च दी है कि कितने इंसिडेंसेस हैं पंजाब में भी, यहाँ कराची में भी, जहाँ आग लगी है और हलाकतें भी हुई हैं। अभी रिसेंटली अगर हम कराची का ही बता दें तो लियाकताबाद में 2024 में अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में आग लगी, 5 लोग जो हैं वो जान से गए उस आग में। उसके बाद NICH में इंक्यूबेटर में आग लगी और एक बच्चा जो है 2020 में, दिस यस हैपेंड इन 2020 एज वेल। साहिवाल में 2024 में आग लगी थी। That's right. शवाला, आपसे ये पूछना है, जब इतना बड़ा हादसा हो, मतलब 14 बच्चों का 1 मिनट के अंदर झुलस के मर जाना, ग्लोबल न्यूज़ बनी है, पूरी दुनिया की अटेंशन हम पे आई है, नेचुरली हेड्स शुड रोल ओवर इट। तो कुछ इस किस्म की नोटिफिकेशंस यहाँ कराची में आपको सुनने में आई है कि हर अस्पताल जो है, सरकारी अस्पताल, वो ऑडिट भी करवाए, वो अपना फायर फाइटिंग निज़ाम जो है उसको चेक भी करवाए। मतलब एक होता है ना, आपको खौफ आ जाता है, कोई ड्रिल होती है, कोई मॉक होता है, जहां बेशक 10-10 साल से ना हुआ हो लेकिन अब हो जाए।
देखिए उमा, यहाँ पर मैं दो लोगों का रोल जो है ना वो बताना चाहती हूँ। एक तो सिविल डिफेंस है जो कि होम डिपार्टमेंट के अंडर आता है, इनका जो है वो पूरे प्रोविंस में फायर सेफ्टी को इंश्योर करने का काम है, लाइसेंस इशू ये करते हैं। दूसरा सिंध हेल्थ केयर कमीशन है जो कि हॉस्पिटल्स में इंस्पेक्शन करती है, मैल प्रैक्टिस अगर कुछ होती है, कुछ इन्वॉल्वमेंट ऐसी होती है तो वो इस पर एक्शन लेती है, वो देखती है। सवाल ये होता है कि जब ये इदारे ही इफेक्टिवली काम नहीं कर रहे हैं ऑब्वियसली, तो जाहिर सी बात है निशानदेही करना तो इन इदारों का काम है, लाइसेंस इशू करना तो इन इदारों का काम है। कैसे उन इदारों को लाइसेंस इशू हो जाते हैं और किस तरीके से यानी ये इदारे कुछ फराहम ही नहीं करते, इदारे कुछ रिपोर्ट ही नहीं कर रहे होते हैं। सिंध हेल्थ केयर कमीशन से भी जब हम पूछते हैं तो उनका यही कहना है कि हम मुताबिक दफा अगर ऐसा कुछ होता भी है, इंस्पेक्शन करते हैं कि अगर वहां पर एज पर वो एसओपीज नहीं होती हैं या फायर एक्सटिंग्विशर्स उनके एक्सपायर हैं, कुछ भी ऐसा कुछ गैर फाल है तो हम हेल्थ डिपार्टमेंट को लिखते हैं। सवाल ये कि हेल्थ डिपार्टमेंट की क्या कारकर्दगी है, हेल्थ डिपार्टमेंट ने अब तक क्या किया? हेल्थ डिपार्टमेंट से बाहर जब भी सवाल किया जाता है उनकी तरफ से हर चीज को हाइड किया जाता है, छुपाया जाता है, और जब कोई ऐसा इंसिडेंट होता है उसके बाद ही क्यों? सवाल ये पैदा होता है कि आप रेगुलर बेसिस पे जो मेंटेनेंस आपकी है वो क्यों नहीं हो रही है, यानी कि वो नोटिफिकेशन जो कि बाद में निकलने, और वो नोटिफिकेशन सिर्फ निकलने से कुछ नहीं होता, उन पे इम्प्लीमेंटेशन भी होती है जो कि अनफॉर्चुनेटली हमारे प्रोविंस में कहीं पर भी नजर नहीं आ रही होती। तो पता है क्या, ये इम्प्लीमेंटेशन हो तो इन्हें तमाम रिपोर्टर्स को, मीडिया नुमाइंदों को बुलाना चाहिए, दिखाना चाहिए कि भाई हाँ हम ये फायर ड्रिल्स कर रहे हैं, हम ये इंस्पेक्शन कर रहे हैं, में भी कोई कॉन्फिडेंस आए, लोगों में भी कॉन्फिडेंस आए। दिस इज द वे टू गो अबाउट इट, और हम कवर करेंगे उसको और दिखाएंगे, जाहिर है। बहुत शुक्रिया आपका, मतलब आयरनी ये है कि यहाँ आग लग गई पिम्स में और हम अस्पतालों में ये आग का निज़ाम जो है बुझाने का उस पर डिस्कशन हो रही है, वेरस अस्पताल वो जगह होनी चाहिए जहाँ अल्लाह ना करे कहीं आग शाग लग जाए तो फिर वहाँ लोग जाते हैं अपनी जान बचाने के लिए। और यहाँ अस्पतालों में मतलब आई कुडंट गेट ओवर यस्टरडे जब हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट ने बताया हीट स्ट्रोक से लोग जो मर रहे थे जब वो पहुंचे पिम्स अस्पताल, ये 1-2 साल पुरानी बात है, घुटने से मर गए क्योंकि वहां एसी नहीं काम कर रहा था और इतनी गर्मी थी कि पीपल एक्चुअली जो बचने के लिए आए थे दे डाइड बिकॉज़ ऑफ दैट। का पिम्स का ही वाकया है। यस, तो ये काफी सायरोनिक बेसिकली। अच्छा जी, कोयटा चलते हैं, नदीम कौसर हमें ज्वाइन करेंगे। नदीम कौसर हमें बताएंगे कि कोयटा के जो सरकारी अस्पताल हैं वहाँ क्या सूरत हाल है, बताइए नदीम। जी, कोयटा में 5 बड़े सरकारी अस्पताल हैं जिनमें कोयटा का बोलान मेडिकल कम्प्लेक्स सबसे बड़ा अस्पताल है। इसके अलावा कोयटा का संडेमन सिविल अस्पताल, मुफ्ती महमूद अस्पताल, शेख ज़ैद अस्पताल और इसके अलावा शहीद बेनज़ीर हॉस्पिटल भी शामिल है। लेकिन जो बड़े अस्पताल हैं जिनमें मरीज़ों के तकरीबन 1,000 मरीज़ों के यहाँ रखने की गुंजाइश मौजूद है। इन अस्पतालों में अगर देखा जाए तो जो फायर फाइटिंग के हवाले से जो इंतज़ामात हैं वो ना होने के बराबर हैं। चंद छोटे मोटे आलात ज़रूर मौजूद हैं लेकिन जो फायर फाइटिंग का बड़ा इंतज़ाम है, इसके अलावा उनकी ड्रिल है, ये कोई किसी अस्पताल में नहीं की जाती, ना ही यहाँ मौजूद है। हमारी बात इन अस्पतालों के जो एमएस से हुई है, उनका यही कहना है कि हमारे अस्पतालों में आग बुझाने के कोई बड़ा इंतज़ाम नहीं है। जो छोटे आलात हैं वो यहाँ रखे हुए हैं जिनका भी इस्तेमाल करने का प्रॉपर अमले को जो है तरबियत नहीं दी गई है। अब जब ये वाक़या हुआ है तो इस वाक़े के बाद जो है जो हुकूमत है वो इन चीज़ों के हवाले से सोच रही है। कोयटा के जो 2 अस्पताल है इनको रीमैप करने का सिलसिला भी जारी है और इन रीमैप के दौरान ही इसमें जो है फायर फाइटिंग के लिए मुनासिब तौर पर इंतज़ाम किया जाएगा। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया नदीम कौसर कोयटा से हमें बता रहे थे। लेट्स टेक यू टू पेशावर नाउ, और नादिया सबूही हमें वहाँ से बता रही हैं कि क्या इंतज़ामात हैं और कुछ बेहतरी आ रही है या नहीं। जी, इस्लामाबाद की पिम्स अस्पताल में नौज़ायदा बच्चों के इंतकाल पर और बिलखसूस आग लगने के वाक़े की सूरत में आग फौरी ना बुझाने और इतना बड़ा जानी नुकसान होने पर बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं कि आया दूसरे सूबों में इस तरह के क्या हालात हैं, क्या अस्पतालों में ये सहूलियात मौजूद हैं या नहीं। हम अगर बात करें खैबर पख्तूनख्वा की तो खैबर पख्तूनख्वा के अक्सर अस्पतालों में आग बुझाने के जो जदीद आलात हैं वो दिए गए हैं। बिलखुसूस जब गुल प्लाजा कराची में आग लगी थी तो उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने फौरी इकदाम उठाए थे और तमाम अस्पतालों, सरकारी इमारात और जितने भी दफातर हैं, निजी भी दफातर हैं, उनको भी ये हिदायत की थी कि वो आग बुझाने के जो जदीद आलात हैं वो अपने ऑफिस में इंस्टॉल करें ताकि बरवक्त फौरी तौर पे आग भी बुझाई जा सके और इंसानी जानों को बचाया जा सके। इसके अलावा अगर हम बात करें तो खैबर पख्तूनख्वा के जो मुख्तलिफ अस्पताल हैं उनमें जो अमला है बिलखुसूस सिक्योरिटी
डॉक्टर्स, नर्सेज तमाम को ही इस तरह की ट्रेनिंग दी गई है। 1112 के खिदमात दी जाती हैं जिसमें उनसे ये बाकायदा ट्रेनिंग ली जाती है कि आया अगर आग लग जाती है किसी वार्ड में, किसी भी ऐसी जगह पे जहाँ पर अस्पताल में मरीज़ हैं, तो अस्पताल इंतज़ामिया जो है अगर जो भी मौजूद है वो फौरी तौर पर वो इसके इक़दाम करे और फौरी तौर पर आग बुझाने के लिए अमली इक़दाम करे। और तमाम जगहों पे, तमाम वार्ड्स में ये आग बुझाने के जदीद आलात नस्ब किए गए हैं ताकि इंसानी जानों को बचाया जा सके। Alright, room for improvement everywhere. Yes. बहुत शुक्रिया नादिया सबूही। अच्छा जी, ईरान अमेरिका तनाज़े की बात कर लें। कुछ हौसला अफजा खबरें आना शुरू हुई हैं। अमेरिका की जानिब से ईरान पर नई माशी पाबंदियाँ लगाने का ऐलान अपनी जगह है, लेकिन अमेरिका ईरान के साथ मामले का कोई ना कोई सिफारती हल चाहता है, ये भी बात हकीकत है। ईरान अगरचे नई अमरीकी पाबंदियों को बज़ाहिर खातिर में नहीं ला रहा, लेकिन बहरहाल हालात की संगीनी का अंदाज़ा भी कर रहा है और यही वजह है कि सिफारती कोशिशें बदस्तूर जारी हैं और ईरान भी ऑन बोर्ड है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का हालिया दौरा ईरान भी उसी सिलसिले की एक कड़ी था। बड़ा अहम दौरा था। कतर का कहना है कि पाकिस्तान के साथ मिलकर अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात की बहाली के लिए राब्ते जारी हैं। दूसरी तरफ रूसी मीडिया ने दावा किया है कि अमरीका और ईरान के दरमियान नई जंगबंदी पर इत्तफाक हो गया है। पहले आपनाए हुर्मुज़ जो है वो खुलेगी और फिर दीगर टेक्निकल मुज़ाकरात होंगे। बाज़ाब्ता ऐलान जल्द हो जाएगा, ये उनका ये सब कुछ कहना है। वैसे कभी कभार हम ये खबरें आपको बता रहे होते हैं, इट कुड बी एनीवेयर फ्रॉम द लास्ट 4 months, मतलब 1 महीना पहले भी बिल्कुल यही अल्फाज थे, यही बातें हो रही थी, बिकॉज वो आगे बात कोई ख़ास बड़ी नहीं ना। इन एनी केस चले लेट्स टेक सम एक्सपर्ट ओपिनियन। डॉक्टर मलिहा लोधी साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर सफारतकार हैं, हमारे शो का हिस्सा रहती हैं। डॉक्टर मलिहा, ईरान और अमेरिका के दरमियान इस वक्त एक डेडलॉक सा है, हम इसको डेडलॉक ही कहेंगे, जिसे ख़त्म करने की कोशिशें जो हैं वो जारी हैं, लेकिन ये भी नज़र आ रहा है कि ये मामला अब एक माशी जंग की सूरत जो है उसने वो इख्तियार कर लिया और इसमें वो चाहे या ना चाहें चाइना और रशिया वगैरह भी फरीक बन जाएंगे, बल्कि ऑलमोस्ट बन गए हैं। आप भी ऐसा ही देख रही हैं? अमेरिका ने बमबारी करके देख ली है कि वो ईरान को सरेंडर नहीं करवा सकते। उनका ख्याल ये था कि जो मिलिट्री अटैक्स किए उन्होंने वो इतने महीनों से जो जारी रही हैं, कभी ज़्यादा हुए कभी कम हुए, तो उससे ईरान जो है वो अमेरिका के टर्म्स पे आ जाएगा। ऐसा तो नहीं हुआ, बल्कि जो मिलिट्री स्ट्राइक्स थी जिसमें कि फिर ईरान ने भी अपनी जवाबी कार्रवाई की, उससे तो फिर ईरान का पल्ला भारी रहा। अब अमेरिका जो है, सदर ट्रंप जो हैं, वो मुआशी जंग कह रहे हैं कि जी वो मुसल्लत करेंगे ईरान पे, और उसी हवाले से ट्रेजरी सेक्रेटरी जो है अमेरिका के, उन्होंने अनाउंस किए कुछ स्टेप्स और कुछ मेजर्स, और यही कहा कि ये बहुत ही इससे सख्ती होगी ईरान की मईशत पे, और कोई भी मुल्क जो है वो ईरान के साथ ट्रेड नहीं कर सकेगा, तजारत नहीं कर सकेगा, और उनके साथ कोई फाइनेंशियल इंटरेक्शंस नहीं कर सकेगा। तो ये यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी की अनाउंसमेंट थी, जिससे कि जाहिर है माहौल इससे और ख़राब हो गया। मुज़ाकरात की अगर कोई उम्मीद थी तो मैं समझती हूँ बहुत कम हो गई। ऐसी मेजर्स से, ऐसे स्टेप्स से तो फिर स्पेस बहुत कम हो जाती है ना डिप्लोमेसी के लिए। लेकिन मैं समझती हूँ कि जो बहुत ही एक अहम पहलू था ट्रेजरी सेक्रेटरी के अनाउंसमेंट का, और फिर उससे पहले सदर ट्रंप ने भी बार बार ये कहा, और वो ये कि हम उन मुल्कों को भी निशाना बनाएंगे और उनको भी हम पनिश करेंगे जो कि ईरान के साथ इकोनॉमिक रिलेशंस रखेंगे या तजारत करेंगे। तो उसमें तो चीन का हमने देख लिया है जवाब। चीन के जो फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्समैन हैं, उन्होंने यही कहा कि चीन विल डू एवरीथिंग टू सेफगार्ड इट्स इंटरेस्ट। और फिर लगता ये है कि जैसे अमेरिका ने अपनी मिलिट्री स्ट्रेटजी में बहुत गलतियां की, मिसकैलकुलेशंस किए, ये इकोनॉमिक वॉरफेयर में भी वही मिसकैलकुलेशंस कर रहे हैं। इनका ख्याल ये है कि ये धमकाने से और थ्रेट देने से दुनिया के जो मुख्तलिफ ममालिक हैं, ख़ास तौर पे जो ईरान के बड़े बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, वो हट जाएंगे और ईरान से जो है वो सस्पेंड कर देंगे अपने इकोनॉमिक रिलेशंस। लेकिन ऐसा क्यों करेंगे वो? क्या उनके अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट अहम नहीं है? क्या वो
तरजीह देंगे अमेरिका को खुश रखने की अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट पे, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए जो अब स्ट्रैटेजी अमेरिका अपना रहा है वो अनसस्टेनेबल है और उसका हशर वही होगा जो उनकी मिलिट्री स्ट्रैटेजी का हुआ, जिसमें कि उन्होंने वो हासिल नहीं की, अपने कोई भी ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं किया। इसी तरह इकोनॉमिक वॉरफेयर भी जो है वो मेरी नज़र में तो कम से कम बैकफायर करेगा। आपकी नज़र में बैकफायर करेगा। अब ये बताइएगा डॉक्टर साहबा कि एक तासुर ये है कि ईरान अमेरिका के साथ किसी माहिदे की तरफ बाकायदा जाने के लिए प्रॉब्ली नवंबर का इंतज़ार कर रहा है ताकि अमेरिकी इलेक्शन में ट्रंप पर एक दबाव रहे। आपको लगता है कि ये हो सकता है और ये स्ट्रैटेजी अगर है तो ये ठीक है? देखिए, ईरान की नज़र ज़रूर है जो मिड टर्म कांग्रेशनल इलेक्शंस हैं अमेरिका में, जिसमें कि अभी सही नज़र आ रहा है कि जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है वो सदर ट्रंप की जो रिपब्लिकन पार्टी है वो हार जाएगी, तो दे विल लूज कंट्रोल ऑफ द हाउस। सेनेट पे अभी सवालिया निशान है कि क्या रिपब्लिकन पार्टी जो है वो सेनेट को भी लूज कर सकती है। अगर तो ये होता है तो फिर तो सदर ट्रंप के लिए बहुत ही डोमेस्टिकली एक बहुत ही सीरियस सिचुएशन पैदा होगी। सो हाँ, ईरान ज़रूर इस बात को मद्देनज़र रख रहा है कि उसका एक प्रेशर है ट्रंप पे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ईरान नवंबर तक इंतज़ार करेगा किसी चीज़ का। वो प्रेशर अभी बरकरार है और उस पर जिस तरह से तज्ज़िये भी आ रहे हैं अमेरिका में, उससे तो यही तासर मिल रहा है कि सदर ट्रंप सियासी तौर पे बहुत कमज़ोर हो चुके हैं। हर ओपिनियन पोल जो है वो यही उनकी फाइंडिंग्स हैं कि उसकी अप्रूवल रेटिंग जो है वो सबसे ज़्यादा लो है कंपेयर टू एनी यूएस प्रेसिडेंट। जो लेटेस्ट पोल आया है उसमें उनकी अप्रूवल रेटिंग शायद 33% के है करीब। तो ये तो कुछ भी ना हुआ ना। इससे तो यही लग रहा है कि ना सिर्फ सदर ट्रंप अनपॉपुलर है, ना सिर्फ जंग अनपॉपुलर है, लेकिन इसका जो सियासी कॉन्सिक्वेंस होगा, जो सियासी नतीजा निकलेगा, वो यही होगा कि सदर ट्रंप को एक पॉलिटिकल सेटबैक का सामना करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ इलेक्शन। और इससे जाहिर है ईरान की नेगोशिएटिंग पोजीशन है वो फर्दर स्ट्रेंथन होगी। ऑलराइट, गॉट इट। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये भी वो वाली कहानी ऐसी है कि जितनी भी हम बात कर लें, कल क्या होने वाला है हमें नहीं पता, बिकॉज किसी का भी मूड हो सकता है। जैसे कि ट्रंप साहब जो है कोई भी स्टेटमेंट दे सकते हैं, उसका कोई भी असर हो सकता है। So it's really going in circles, if you ask me. We have a guest in the studio और हम अक्सर थिएटर्स की बात करते हैं। थिएटर होते भी हैं बहुत सारे कराची में, और एक और ड्रामा चल रहा है आर्ट्स काउंसिल में जो है अनारकली। लेकिन अनारकली एक तो वो है जो हमने देखा है, सुना है, फिल्में भी देख ली हैं, लेकिन इसमें कुछ ट्विस्ट है, इसमें कुछ नहीं खासे ट्विस्ट। मतलब स्टोरी लाइन भी डिफरेंट होगी देन व्हाट यू माइट रिमेंबर अबाउट अनारकली, एंड देयर इज स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग इन देयर एज वेल, जो कि हमें लगता है कि हर ड्रामे में कोई ना कोई थीम या मैसेज होना भी बड़ा ज़रूरी है। एंड इंटरेस्टिंग बात इसकी ये भी है कि कोहिकोट अस्पताल की फंड रेजिंग के सिलसिले में अमेरिका से ये थिएटर ग्रुप आया हुआ है, जो कनाडा, जनूबी अफ्रीका, अमेरिका में शोज़ करने के बाद पाकिस्तान में ये शो लेकर आया है, और मरकज़ी मौजू है इसका ज़हनी सेहत और इससे जुड़े मसाइल। शाहिद अली जो शहनशाह अकबर का किरदार भी निभा रहे हैं और ड्रामा नफीस भी हैं, इज़ ऑल्सो द प्ले राइट, वो हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे हैं शाहिद साहब? गुड मॉर्निंग शाहिद साहब, क्या हाल है आपका? थैंक यू। शाहिद साहब, हमें ये समझ आ गई है कि आपका पहला प्ले है जो आपने लिखा है, एंड यू आर ऑल्सो एक्टिंग इन इट। तो ये इंस्पिरेशन कहाँ से आई और बाकी काम काज छोड़ के आप अपने पैशन में मतलब घुस गए कि मैंने ये करना है? नहीं, एक्चुअली बात ये थी कि सबसे पहले तो बड़ा कॉज बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट था, जो कोहिकोट वुमेन हॉस्पिटल का कॉज है, जहाँ पे 1,25,000 औरतों का मुफ्त इलाज किया जाता है। देयर इज़ नो कैश काउंटर इन दैट, और 180 मिडवाइफ्स तैयार की जाती हैं हर साल, जिनसे 1 रुपया भी नहीं लिया जाता, और उनको स्टाइपेंड भी दिया जाता है। तो वो कॉज इतना बड़ा था कि उसके साथ पिछली दफ़ा हमने रोमियो जूलियट किया, तो अब ये फिर ऐसा हुआ कि इस साल क्या किया जाए। तो फिर एक जहन में कहानी थी जिसको स्क्रिप्ट लिखा गया, उसके लिए तैयारी की गई। फिर मेरी एक को स्टार है इसमें, नूरुल खान, उन्होंने भी स्क्रिप्ट लिखने में मेरी मदद की इसको। और फिर जो हमारे उस्ताद हैं मोहम्मद इनामुल्लाह,
उन्होंने इसको चेक किया और फाइनली जब उन्होंने अप्रूवल दिया देन वी फ्लोटेड एज अ प्ले। तो ये सारे जो आपके साथ ये आपका ग्रुप है, दे आर ऑल बेस्ड इन द यूएस? जी हाँ, दे आर ऑल बेस्ड इन अटलांटा और अटलांटा से ही बेस्ड करते हैं। और पिछली दफ़ा भी हमारे साथ थे, इसमें हमारे साथ फरातूर हैं जो अनारकली का किरदार अदा कर रही हैं, नूरुल खान है, आपके साथ ट्रैवल करते हैं सारे शहरों में, कनाडा भी गए हैं। तो पहला आपका अटलांटा में ही हुआ था, आपने अपना परफॉर्मेंस? वी स्टार्टेड दिस फ्रॉम मेम्फिस। इत्तेफाक की बात है कि हमने मेम्फिस से स्टार्ट किया था क्योंकि वो डेट्स अवेलेबिलिटी की बात थी। तो लैंग्वेज क्या है इसमें? उर्दू प्योर और आसान आम फहम उर्दू है जो बच्चों को भी समझ में आती है, बड़ों को भी समझ में आती है और इस मैसेज को हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और इट्स टोटली अ कॉमेडी। अनारकली के बारे में आमतौर पे होता है कि अमेरिका में कितने उर्दू थिएटर्स होते हैं इस तरह मुख्तलिफ जगहों पे अगर बात करें तो? हर जगह पर पॉकेट्स में होते हैं। हम लोग भी पिछले 5 साल से एक प्ले करते थे साल में, बस ऐसी शौक के लिए। लेकिन जब से ये टूर हमने करना शुरू किया है तो आई थिंक दिस तो ज्यादा है, सप्लाई कम है आई बिलीव। आस्ते आस्ते अवेयरनेस बढ़ती जा रही है लोगों में, क्योंकि जो हमारा कुछ अनहेल्दी नॉन फैमिली फ्रेंडली थिएटर जो कुछ कॉमन होता जा रहा था उसकी वजह से कुछ ऑडियंस अमेरिका में भी कुछ होता था क्योंकि लोग आते थे यहाँ से भी। इधर का तो हमें पता ही है, बट मतलब इतनी मेहनत के वहाँ भी हम वो ही कर रहे हैं। लेकिन अब म्यारी थिएटर पे काम हो रहा है और बहुत मार्केट डेवलप हो रही है। अच्छा जी, आज आपका लास्ट शो है? जी आज हमारा लास्ट शो है जी। और ये है आर्ट्स काउंसिल में कितने बजे? 7:30 बजे से एग्जैक्टली स्टार्ट हो जाएगा। टिकट्स काउंटर पे अवेलेबल होंगे? जी टिकट वाला पे भी अवेलेबल है, टिकट्स काउंटर पे भी अवेलेबल है। एंड इट्स फॉर अ गुड कॉज। तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और आपको पता है कि अगर हम कराची में बैठे हों तो लोग जो हैं वो दिल खोल के वैसे ही चैरिटी वगैरह करते हैं। और अगर आपको थोड़ा सी एंटरटेनमेंट भी मिल रही हो एंड यू नो दैट यू आर डूइंग समथिंग फॉर गुड, आता है तो म्यूजिक और डांस भी ज़हन में आता है। इज देयर म्यूजिक एंड डांस इन द प्ले? नहीं, देयर इज नो म्यूजिक एंड देयर इज नो डांस इन दैट, क्योंकि कुछ लोग फंड रेजर्स में आते हैं तो उन लोगों को अच्छा नहीं महसूस होता कि जी ये डांसेस और म्यूजिक हो रहा है। दे आर स्टिल ऑफ दैट यू नो फ्रेम ऑफ माइंड के ये सब अच्छा नहीं है, तो हमने उसका एहतियात किया है। तो आप ये बताएं कि जब आप व्हेन यू मूव दिस अनारकली फ्रॉम आप यूएस कनाडा पाकिस्तान लेके आए हैं, क्या कुछ ट्वीक करते हैं या कुछ बदलने की जरूरत नहीं होती टू द ऑडियंस दैट यू आर एक्सपेक्टिंग कि उस मुल्क में उस शहर में क्या ऑडियंस होगी? नहीं, कुछ डायलॉग्स ऐसे हैं जो हम पाकिस्तान में नहीं कह सकते जो हम बाकी शहरों में कहते हैं। जो पाकिस्तान में कहते हुए हमें डर लगता है। ओके ऑलराइट, हम आपसे नहीं पूछेंगे, इधर तो बिल्कुल ही ना कहें आप। नहीं, तो ऐसा थोड़ा थोड़ा ट्वीक करते हैं वहाँ ऑडियंस के हिसाब से। और शो जब करते हैं तो हमें एक टेम्परेचर भी पता चल जाता है। थिएटर की खूबसूरती ये है कि उसमें यू कैन फील दैट कि क्या करना है, तो वी ट्वीक इट अ लिटिल बिट। या लवली। तो आपने खुद कितना काम किया अपने रोल पे, क्योंकि अकबर बादशाह तो आप ही हैं बीच में? हाँ बस जी, जितना मौका मिला इतना काम किया, लेकिन मेरी टीम ने बहुत मेहनत की है और वो मुझे बताते भी रहे, सिखा। एक पाकिस्तान से यहाँ आर्ट्स काउंसिल के एक स्टूडेंट हैं जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, हसन आलम, उन्होंने हमें ऑनलाइन ट्रेनिंग दी है। ओह लवली। वी टुक एन ऑनलाइन ट्रेनिंग विद हिम। तो उन्होंने प्रॉपर मतलब बैकग्राउंड होमवर्क के साथ उसके बाद तैयारी जी कोशिश पूरी की है। अब किस हद तक कामयाब हुए हैं ये तो। अच्छा, सो नाउ दिस इज द लास्ट शो टुडे इन कराची एंड इफ यू आर हियर इन कराची तो डेफिनेटली आप जाके जरूर देखें। एंड वेयर टू नेक्स्ट? इसके बाद फिर हम विस्कॉन्सिन में हमारा शो है 12 सितंबर को। उसके बाद फिर हम यूके के टूर पे जाएंगे। तो पाकिस्तान दोबारा आए ना, बाकी शहरों को कवर करें। बिल्कुल बस सर, इंशाल्लाह चाहिए, इस्लामाबाद जाना चाहिए। वैसे आप सही कह रहे हैं कि अब लोग मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि जी लाहौर भी आए, इस्लामाबाद भी आए, लेकिन हमारा कोई कनेक्शन नहीं है वहाँ पे। बट वी विल वर्क ऑन दैट इंशाल्लाह। अगर कोई लोग सुन रहे हैं और हमें बुलाना चाहें तो बिल्कुल हम आएंगे। बिल्कुल, और जिस प्लेटफॉर्म में आप बैठे हैं तो डेफिनेटली आपको बुलाएंगे। अच्छा, 21 को से आपने परफॉर्मेंस स्टार्ट की और आज 27 लास्ट शो होगा। तो इतने दिनों में आप बता रहे हैं हाउसफुल भी रहा है, क्या फीडबैक था लोगों को, क्या डिफरेंट लग रहा था इसमें? लोगों को ये लग रहा था कि अनारकली जो हम एक हमारा जहन में जो सोच है कि अनारकली एक इज अ ट्रेजेडी, वो नहीं है। ये इट्स अ टोटल कॉमेडी जिसमें नया दौर भी है और मतलब अनारकली मोबाइल फोन भी यूज कर रही है। ऑफ कोर्स आपको नजर, लेकिन मॉडर्न एरा भी है और मुगलिया एरा भी है। और दोनों को हमने मर्ज किया है इस तरह से। और मैसेज मेंटल इलनेस का दिया है कि अगर मैं स्टोरी बता दूंगा तो बोरिंग हो जाएगा, बट इट्स अ फुल कॉमेडी, आप हंसते रहेंगे। जबरदस्त। So it's going to be a roller coaster ride of laughter. बहुत शुक्रिया आपका शाहिद अली साहब, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। एंड इन कराची तो यू आर वाचिंग अनारकली। 7 बजे पहुंच जाएं, फिर आप टिकट लें और 7:30 बजे प्ले शुरू हो जाएगा आर्ट्स काउंसिल में कराची में। अभी हम अच्छा, ये हम विजुअल्स कुछ कल से देख रहे हैं और कल हम इतने बिजी थे बिकॉज ऑफ व्हाट हैपेंड इन पिम्स, तो हम तो अपनी ट्रेजेडी से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। लेकिन जो नेपाल में हुआ है और उसके जो विजुअल सामने आए हैं, और तिब्बत से मुख्तलिफ जो सरहदी इलाकों हैं, यहाँ तबाहकुन कोई बारिश नहीं थी। यहाँ पे तबाहकुन सैलाब आया, मट्टी के तोदे गिरने से हलाकतों की तादाद 162 तक हो गई है।
और 579 सयाह लापता हैं। हुक्काम के मुताबिक नेपाल के सयाहती हुक्काम जो हैं वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि लापता अफराद में 400 से ज़ायद तो गैर मुल्की हैं। अब्दुल्ला, विजुअल से हमें पता चल रहा है कि ये फिगर बहुत ऊपर जाएगा क्योंकि ये बहुत ही 142 इसमें भारतीय हैं, 54 अमरीकी हैं, 34 ऑस्ट्रेलियावी हैं, 33 बरतानवी हैं, 24 कनेडियन हैं, 17 मलेशियन हैं और 53 यूक्रेनी शहरी शामिल हैं। और मल्टीपल वीडियोस आई हैं, कुछ हम आपको दिखा रहे हैं, बाकी आपने डेफिनेटली सोशल मीडिया पे देखी होंगी। और आप देख रहे हैं कि धूप निकली हुई है, मतलब आप मौसम देखें, या तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही हो तो यू कैन क्लियर है, बादल नज़र आ रहे हैं। सो दिस एक्चुअली दे आर सेइंग हैपेंड इन तिब्बत में ग्लेशियर बर्स्ट हुआ है और वो सारा डाउनस्ट्रीम आया है टू नेपाल एंड दिस इज़ व्हाट हैपेंड। और ये जो आप ब्रिज देख रहे हैं, जिस तरह ये टूटता है और आगे जाता है, दिस इज़ लाइक अ रियल लाइफ हॉरर स्टोरी अगर आप सोच सकते हैं ना, तो दैट इज़ व्हाट इट इज़। अच्छा, नॉट दैट इट मैटर्स टू एनीबडी, लेकिन इट मैटर्स टू अस, क्योंकि आज कराची ओवरकास्ट था और मुझे ऐसा लग रहा था लेकिन बारिश नहीं हो रही, खुल के एक भी बारिश नहीं हुई। नहीं हुई, बिल्कुल नहीं हुई। और मौसम भी ठीक ही रहा है, कोई इतनी गर्मी भी उस तरह नहीं पड़ी। लेट्स जस्ट बी ऑनेस्ट अबाउट इट। माह से कराची में बादलों का डेरा है और बहुत खूबसूरत मौसम है, लिटरली बहुत खूबसूरत मौसम है। मतलब अगर पाकिस्तान के मैदानी इलाकों में जो गर्मी पड़ रही है, इंक्लूडिंग जहाँ जहाँ बारिशें हो रही हैं, उनका अगर मवाजना किया जाए तो कराची जन्नत महसूस होता है आपको। इंफ्रास्ट्रक्चर को थोड़ी देर इग्नोर कर दें, अदरवाइज आपको बहुत अच्छा मौसम लगता है। तो ऐसा लगता ज़रूर है कि बारिश जो है ना, कि अभी हुई और अभी हुई, लेकिन नहीं हुई, कभी भी नहीं हुई। थोड़ी सी फुहार कहीं ज़रूरत पड़ जाती है। हाँ, कराची से बाहर जो लोग रहते हैं उनके यहाँ ज़रूर थोड़ी बहुत बारिश हो जाती है, अदरवाइज इनसाइड कराची नो। अजीज बेगम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अंजुम साहब, सबसे पहले कैन वी आस्क, हमने ब्रेक से पहले नेपाल के कुछ विजुअल्स दिखाए हैं कि बड़ी कोई तबाही वहाँ आई है, हमें ये समझ आई है कि कोई तिब्बत में कोई ग्लेशियर आउटबर्स्ट हुआ है और वो सारा डाउनस्ट्रीम आया, क्या हुआ है उधर? हाँ जी, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आपने बात सही की कि तिब्बत का जो एरिया है, यहाँ पर आपने कुछ अर्सा पहले देखे मॉनसून का एक्सेस इस वक्त जो है वो टुवर्ड्स हिमालयन फुट हिल है, तो उसका इम्पैक्ट पूरे हिमालय पे आता है। तो पिछले दिनों जो है वो तिब्बत वाली साइड पर अच्छी खासी बारिश हुई और उसके बाद टेम्परेचर्स का भी वहाँ पे राइजिंग ट्रेंड है ऑलमोस्ट पूरे हिमालय के ऊपर। तो उसकी वजह से जो है वहाँ पे ग्लॉफ का इवेंट हुआ है बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का, और कुछ माउंटेन जो है वो उसके हिस्से टूट कर जो है वो दरिया में गिरे, जिसकी वजह से ये सिचुएशन डेवलप हुई। और इसके साथ जो मड और हैवी यानी कि ऊपर वाले हिस्से में तो जाहिर सी बात है कि बड़े बड़े रॉक्स भी होते हैं, तो जो वहाँ पे पानी की एक स्टोरेज थी वो भी डिस्ट्रॉय हुई है, जिसकी वजह से इसका जो इम्पैक्ट नेपाल के ऊपर आया है वो बड़ा डिवास्टिंग आया है। अच्छा, ये ग्लेशियर लेक्स फटना और ये तो हमने पाकिस्तान में भी देखा है फ्रॉम अप नॉर्थ, तो अब तक कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं आया कि इसको इसकी कोई मॉनिटरिंग हो, इसकी कोई वार्निंग आ जाए? बिकॉज नेपाल में जो हुआ है वो तो नजर आ रहा है कि मतलब वो सेकंड्स में हुआ है, सैकड़ों लोग उसमें अभी लापता हैं और जहां बहाक में हुए हैं। जी बिल्कुल, पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का जो ग्लॉफ का अर्ली वार्निंग मैकेनिज्म है वो काफ़ी हद तक अब स्ट्रॉन्ग हो गया है, और हम डेली बेसिस पर जो है वो ग्लेशियर लेक्स के जो एरियाज़ हैं उनके टेम्परेचर्स भी जो है वो पब्लिक और स्टेक होल्डर्स के साथ शेयर करते हैं। प्लस इसके साथ मैं गाहे बगाए जो है ये चीज़ें शेयर भी करता हूँ और हमारे सोशल मीडिया पर भी शेयर होती है कि हम ट्रिगर्स पहले से अलार्म कर देते हैं जब भी कोई सिचुएशन डेवलप होती है। पिछले दिनों शेषपर पे ये इश्यू हुआ, वहाँ के लिए हमने जो है सायरन जो है उसको वेल इन टाइम जो है उसको हमने ऑन किया। इसके साथ फर्दर जो मज़ीद जो जितने भी इवेंट हमारे पास हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह कोई बहुत इस साल हैवी नहीं हुए, ताहम मॉडरेट लेवल के ग्लॉफ के इवेंट हुए हैं जिसकी वजह से फ्लैश फ्लडिंग हुई है, और अल्हम्दुलिल्लाह पीएमडी ने वेल बिफोर टाइम जो है अलार्मिंग करके जो है वो तमाम लोगों को बता दिया था। सेम काइंड ऑफ सिस्टम जो है वो नेपाल पे भी इंस्टॉल हो रहा है, बट आई थिंक इट्स टेक टाइम। अच्छा, अब जरा अपने पे आ जाएं। अब अंजुम साहब, हमारा कराची में मॉनसून गुजर गया, ऑलमोस्ट बारिश कोई नहीं हुई, मौसम बड़ा अच्छा है, मौसम से हमें कोई शिकायत नहीं है, हवा भी चलती है, फुहार भी पड़ जाती है, बूंदाबांदी भी हो जाती है, लेकिन जाहिर है दरख्त चरिंद परिंद एक बारिश तो चाहिए ही होती है अच्छी सबको, मतलब कुछ सफाई हो जाए। जी रिकॉल 97 भी एल नीनो ईयर था, उस साल भी कराची में बारिशें नहीं हुई थी, और जैसा मैंने शायद पहले भी आप लोगों को बताया है कि कराची जो है यू कैन से इट इज़ इन अ बफर जोन, क्योंकि दोनों सिस्टम का जो
एंड होता है वो कराची को मिलता है, चाहे वो वेस्टर्ली हो या ईस्टर्ली सिस्टम हो। तो इस साल तो ईस्टर्ली सिस्टम को इतने स्ट्रॉन्ग आए नहीं। एक सिस्टम आया था जिसने जो है वो सिंध के अक्सर इलाकों में जो ईस्टर्न स्पेशली बेल्ट है, हैदराबाद तक बहुत अच्छी बारिश दी। हमने अर्बन फ्लडिंग के मनाजिर भी देखे हैदराबाद में। और उस दिन कराची के भी जो आउटस्कर्ट्स में कुछ बारिश हो गई, अनफॉर्चुनेटली कराची को उसका हिस्सा नहीं मिल सका क्योंकि दैट वाज नॉट स्ट्रॉन्ग सिस्टम और वो काफ़ी फार था। यदि कि वो आप यूँ कह लें कि राजस्थान के एरिए में था, इवन हमारे बॉर्डर तक भी नहीं आया था। अगर वो थोड़ा सा वेस्टर्न साइड पे मूव करता तो शायद कराची को कुछ मिल जाता। आगे की बात करते हैं तो फिलवक्त कराची में किसी अच्छी बारिश के इम्कानात इस मानसून में तो नज़र नहीं आ रहे हैं और कराची का मौसम ऐसे ही प्लेजेंट रहेगा। ये भी अल्लाह की ब्लेसिंग है कि आपने जैसे बात की कि अब बाकी कंट्री में जो है जहाँ बारिशें हो भी रही हैं वहाँ पर ड्यू टू हाई ह्यूमिडिटी और हवाओं के ना होने की वजह से जो है वो हब्स की सूरत हाल डेवलप होती है। अंजुम साहब, ओके, दैट्स ऑल व्हाट वी वांटेड टू नो। टाइम भी कम है लेकिन अब आपने ये भी बता दिया कि बारिश तो होनी नहीं है हमारी, तो हम तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मौसम बड़ा अच्छा है। सो थैंक यू। अभी हम बहुत शुक्रिया। कराची के मौसम की बात कर रहे हैं तो मौलियाती तबाही आपको पता ही है, हर जगह उसके असरात नज़र आते हैं। कोरंगी नंबर 6 में जहां उमर रसीदा, पीपल और बरगद के दरख्त हैं वो बेरहमी से काट दिए गए हैं। चलो, उनीबा हमें बता रही हैं कि यहाँ हुआ क्या है। एक वक्त आएगा जब कराची के आसमान पर परिंदे नज़र नहीं आएंगे और हम साफ़ आबो हवा के लिए तरसेंगे, क्योंकि कराची में जो माहौल दुश्मन सरगर्मियां हैं वो उरूज पर हैं। इस वक्त मैं आपको कोरंगी नंबर 6 से रिपोर्ट कर रही हूँ। ये करबला ग्राउंड है और पीछे आप मेरे जो लाशें पड़े हुए देख रहे हैं ये बरगद और पीपल के 50 से 60 साल पुराने दरख्त हैं जिन्हें बड़ी बेरहमी के साथ काट दिया गया। कोई एक दरख्त नहीं काटा गया, 2 दरख्त नहीं काटे गए, यहाँ पर इस वक्त 20 से ज़ायद दरख्त काटे गए हैं। एले मोहल्ला बताते हैं कि जुम्मे के रोज़ यहाँ पर कुछ मुसल्ला अफराद आए, उनके पास इलेक्ट्रिक मशीन्स थी जिन्होंने यहाँ पर बरगद और पीपल के 50 से 60 साल पुराने दरख्त काट दिए। कोई एक दरख्त नहीं काटा या 2 दरख्त नहीं काटे। एले मोहल्ला दावा करते हैं कि यहाँ पर 40 के करीब पुराने उमर रसीदा दरख्त थे जिन्हें बड़ी बेरहमी के साथ काट दिया गया। यहाँ के लाहडी टाउन के जो चेयरमैन हैं अब्दुल जमील खान, उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने कोई भी जिम्मेदारी लेते हुए इनकार किया और कहा कि ये जो ग्राउंड है ये केडीए की ज़मीन है और जब ये दरख्त काटे जा रहे थे तो केडीए को भी आगाह किया गया था और पुलिस को भी आगाह किया गया था, लेकिन किसी ने दरख्तों को कटने से ना रोका। एले मोहल्ला यहाँ पर दावा करते हैं कि जब ये दरख्त काटे जा रहे थे तो यहाँ पर पुलिस की मोबाइल्स भी खड़ी थी, यानी पुलिस की सरपरस्ती में यहाँ पर बाकायदा दरख्त काटे गए हैं। ये अहले मोहल्ला का दावा है और वो कहते हैं कि जब हमने मुज़ाहिमत की कोशिश की तो क्योंकि वो मुसल्लह थे तो उन्हें डराया गया, उन्हें चुप करवा दिया गया। इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि जा बजा यहाँ पर दरख्त गिरे हुए हैं और यकीनन इसमें बहुत से परिंदों के आशियाने थे और लाखों करोड़ों हशरात की ज़िंदगियाँ इन दरख्तों से वाबस्ता थी। ये सब इकोसिस्टम से होती हैं, ये अगर रहेंगी, हशरात रहेंगे, परिंदे रहेंगे तो ये हमारी बका है और ये जो दरख्त हैं हमें साफ़ आबो हवा फराहम करते हैं जिन्हें हम बड़ी बेरहमी के साथ काट देते हैं। जी, इसकी कोई वजह थैंक यू नीबा। डिड आई मिस के यहाँ दरख्त तो काट दिए तो बनना क्या है? पता लगेगा तो बिल्डिंग ही बननी होगी फिर, जाहिर है। मगर अगर केडीए की मिल्कियत में ये ग्राउंड था, जो कि ग्राउंड था, तो यहाँ पर ये 6 दहाइयों 50 दहाइयों पुराने दरख्त जो कि बड़े इस नस्ल के दरख्त तो वैसे ही कम है कराची में क्योंकि आधा शहर तो क्रोनो कार्पस से भर दिया गया था। सो ये जो बरगद के दरख्त हैं, पीपल के दरख्त हैं, ये कैसे बेरहमी से काट दिए। ये ट्रेजेडी है, पता है, दिस इज अ ट्रेजेडी फॉर द सिटी। ये सानेहा है, बिल्कुल ऐसा ही आप कह रहे हैं। और इनके ट्रंक से पता चल रहा है कि कितनी कोई प्रेशियस चीज़ होते होंगे, लेकिन अब यहाँ कोई बन जाएगी कंक्रीट की एक अदद बिल्डिंग। यस, ऐसा ही होगा। जी, अच्छा जी, ओके, इंशाल्लाह सुबह 9 बजे ख्याल रखिएगा अपना। ऑलराइट, बाय।